एक-एक करके सेक्टर में पूछता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें अप साइकिल चल रहा है या डाउन साइकिल चल रहा है? अगर मैं पेपर की बात करूँ तो? बट आई थिंक वर्स्ट इज ओवर, यहाँ से सुधरेगा ऐसा लग रहा है। शुगर, आई हैव ऑलमोस्ट स्टॉप इन्वेस्टिंग। ट्रांसफॉर्मर्स, सेक्टर विल स्टिल डू वेल बिकॉज देयर इज ह्यूज डिमांड। शायद 1-2 साल तो अच्छे लग रहे हैं। और केमिकल्स हाँ, केमिकल्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स इज समथिंग वेयर आई हैव द हाईएस्ट वेटेज राइट नाउ। तो 71% अगर एबिटा मार्जिन है वो स्टॉक का, तो आप बोल रहे हो दैट एट दैट टाइम यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक बिकॉज़ Definitely एवरीवन not. विल गो एंड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। रिसर्च रिपोर्ट भी उसी वक्त आती है, सोशल मीडिया पे उसी वक्त वो स्टॉक हॉट होता है, फोमो की वजह से लोग आके इन्वेस्ट करते हैं और वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। आपका सबसे बेस्ट स्टॉक पिक कौन सा था आज तक एंड आपने कितना एक्स बनाया वो स्टॉक में? तो एक केमिकल कंपनी है जिसमें मैंने 2004 में इन्वेस्ट किया था, बालाजी अमीन्स करके। इट वेंट एज हाई एज 650x। प्रॉब्लम एक ही है, हम सबको है ना बॉटम पे खरीदना है और टॉप पे निकलना है। आई थिंक विच इज नॉट पॉसिबल, ओनली हो नहीं सकता ऐसा। India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो सर आपने बताया आप 33 इयर्स से आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड मैंने पढ़ा था दैट यू हैव जनरेटेड अ कैगर ऑफ 20% प्लस ओवर 20 इयर्स, राइट? Yeah, I think it will be more, but yes, you can say it is 20% plus. In fact, few days back, uh, one of my brokers sent me this thing and their report, and I was kind of surprised because I also then so I have account with them from 2014, and till Jan 31st, the CAGR was 29.85% Oh, wow. from Jan 14 to this. So yes, God has been very kind. But yes, over 20 years, it definitely should be more than 20% for sure. वाओ दैट्स अमेजिंग एंड मैं पढ़ रहा था दैट आपके पापा के एचयूएल एंड टाटा मोटर्स के आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स की एक स्टोरी थी जहां पर फैमिली में टफ टाइम्स चल रहे थे बट ये आईपीओज में इन्वेस्ट किया था, तो ये क्या स्टोरी था एंड व्हाट डिड दैट लेसन टीच यू अबाउट इन्वेस्टिंग एंड कब की बात है? सो आई थिंक जब इनके आईपीओ आए थे 70s में, आई थिंक, सो आई आई रिमेम्बर मेरे फादर ने, सो देयर वाज, मतलब पिताजी के एक दोस्त थे जो शेयर मार्केट में कुछ काम करते थे और वो आईपीओ इन्वेस्टिंग भी कराते थे। तो उस वक्त फॉर्म भर के आईपीओज में इन्वेस्ट करना होता था जनरली। तो मैं उस वक्त, पापा मेरे से भी फॉर्म भरवाते थे वगैरह, तो फॉर्म भर के और एट पार इश्यूज होते थे सभी कुछ। तो मुझे याद है उस वक्त एचयूएल, ट्रेंट, टाटा मोटर्स एंड ग्रासिम और ये सभी कंपनीज के उन्होंने फॉर्म भर के इन्वेस्टिंग किया। तो टाटा एचयूएल में फॉर एग्जांपल उन्होंने 250 या 500 रुपया इन्वेस्ट किया था उस वक्त। और अलॉटमेंट मिल गए, मतलब कुछ में मिलते थे कुछ में नहीं, बट ये सम ऑफ दीज जिसमें अलॉटमेंट मिले थे। तो हाँ, वो वक्त और ये था कि उस वक्त एट पार आईपीओ आते थे। तो अब तो वो नहीं रहा बिकॉज अभी तो उसका उल्टा है कि वैल्यूएशन इतने हाई होते हैं जब आईपीओ आते हैं। तो आप मानोगे नहीं, मैं तो लास्ट कितने सालों से कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट भी नहीं किया हूँ, बिल्कुल। आई क्यों डोंट ऐसे? डू। तो वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो वो दौर अलग था एक्चुअली। तो पापा को बहुत काम आया लाइफ में। तो हम लोग टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थे, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। तो जब भी पापा को ज़रूरत पड़ी लाइफ में आगे, जैसे घर खरीदने को, उस वक़्त ये एचयूएल के शेयर्स बेचे कुछ, उस वक़्त काम आया। सिस्टर की शादी थी, तो ये उनके टफ लाइफ में ये आईपीओ इन्वेस्टिंग, जो इक्विटी इन्वेस्टिंग उनको काम आई लाइफ में। तो इसीलिए मेरे दिमाग में और ज़हन में बैठ के आया था कि अपने को भी इक्विटी इन्वेस्टिंग करनी है बिकॉज़ ये पावर मैंने देखा था घर में ही। सो इसीलिए डिस्पाइट बिकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंपनी थी हमारी, लेकिन मन में तो था कि मुझे इन्वेस्टर बनना है। तो आपका सबसे बेस्ट स्टॉक पिक कौन सा था आज तक एंड आपने कितना एक्स बनाया वो स्टॉक में? सो अगर हम एक्स में बात करें तो एक केमिकल कंपनी है जिसमें मैंने 2004 में इन्वेस्ट किया था।
वो एक पॉइंट पे इट वेंट एज हाई एज 650x. वहां से दैट स्टॉक इज नाउ डाउन 18%. इट इज स्टिल 150x फॉर मी. तो ये जर्नी होती है मतलब स्टॉक्स की. ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड मैंने कभी कुछ बेचा होगा, कभी वापस लिया होगा, ये सब जर्नी तो चलती रहती है विद इन वन स्टॉक. बट यस, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये जर्नी रही है कि 650x से वाओ! वापस अभी सिर्फ 150x पे है वो. बट आई एम स्टिल होल्डिंग. कौन सा स्टॉक था ये? एक कंपनी है बालाजी अमीन्स करके. सो वो एक हुआ. दूसरा एक ट्रांसफार्मर कंपनी थी जो 2019-20 में मैंने इन्वेस्ट करी थी. अ, और वो स्टॉक वेंट अप 80x इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स. एंड मैंने जितना बालाजी अमीन्स में पैसा कमाया उससे बहुत ज़्यादा पैसा ये स्टॉक में कमाया, क्योंकि मेरी साइज़ इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी थी. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आई हैड एंड द परसेंटेज एलोकेशन टू द पोर्टफोलियो ये हायर था ये स्टॉक में. तो ये भले 80x हुआ लेकिन मेरा वेल्थ बहुत ज़्यादा इसमें बना. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजीशन साइज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन द एक्स मल्टीबैगर जो हम बोलते हैं. उसमें आपका पोजीशन साइज़ नहीं रहा तो आप इतना बड़ा पैसा नहीं बना पाएँगे. तो ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने दिए जिसमें कि मेरा अच्छा वेल्थ बना है और मेरे बड़े मल्टीबैगर बने हैं. सो या दैट्स दीज आर टू ऑफ माय बिगेस्ट मल्टीप्लायर. इसके अलावा भी कैपिटल गुड्स में काफ़ी. सो एक ट्वीट है अगर आप निकालोगे तो कि मैंने 2020 में के 21 में एक ट्वीट किया था कि भाई कैपिटल गुड्स देख लो सब लोगों. आई हैड ऑलरेडी ऑब्वियसली इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स स्टॉक. और उसके बाद कैपिटल गुड्स में जो सुपर साइकिल आया है एंड स्पेशली लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स, लॉट ऑफ businesses which were into conductors, transformer oils, and they created lot of wealth for a lot of people including me. तो आपको अगर एक सुपर साइकिल मिल जाए और आपका एलोकेशन अच्छा हो तो इट कैन चेंज योर ऑर्बिट. तो मेरे लिए वही हुआ. कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छी रिटर्न्स आए ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. एंड या सो मल्टीबैगर्स तो बहुत हुए लाइफ में, बहुत सारे. लेकिन ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स में दे रहा एंड हूँ. सेकंड कंपनी जो थी वो ट्रांसफॉर्मर्स में वो शिलचर थी क्या वो वाली? सिलचर टेक्नोलॉजी. सो ओके. ये कंपनी का मैं बोलूँ तो जब जब मैं ले रहा था तो उसका 75 टू 80 करोड़ का मार्केट कैप था. और ये ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. आज की तारीख में द कंपनी का 12 मंथ प्रॉफिट 150 करोड़ है. ओके. वाओ! एंड दिस वेंट टू आई थिंक 6000 करोड़ मार्केट कैप और अभी थोड़ा करेक्ट हुआ होगा या व्हाटएवर. Kevit, I have sold a lot of the stocks already. I do own some small quantity, but yes, that is the power of. और इसी में हम लोग इस पे बात करेंगे कि साइकिल्स, हाउ साइकिल्स कैन वर्क. ये परफेक्ट एग्जांपल होगा बताने के लिए कि पावर ऑफ साइकिल्स क्या होता है. So let's talk about the power of cycles, and we want you to explain the three types of cycles also, जो एक 13-14 year old को भी समझना चाहिए. So you would say that there are three types of cycle: business cycles, market cycles, and economic cycles. Right. Can you, using the laptop and screen, explain to a 13-14 year old कि ये cycles को interpret कैसे करे and कैसे समझना है कि कौन सी cycle अभी आ रही है? सो पहली तो लेट्स से इकोनॉमिक साइकिल होती है जो कंट्रीज गो थ्रू इट. जब जैसे हम लोग बोलेंगे 2018-19 में अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो था, वी कैन सी दैट राइट. तो वो एक इकोनॉमिक साइकिल है, वो दैट अफेक्ट्स ऑल कंपनीज. मतलब सबकी ग्रोथ कुछ कम होती है. लेकिन उस वक्त एक चीज होती है, जब इकोनॉमिक साइकिल वीक होती है तभी क्वालिटी स्टॉक्स बेहतर करते हैं बिकॉज पीपल वांट टू फ्लाइट टू सेफ्टी. तो हम लोग बिल्कुल एग्जांपल देखेंगे 2018-19 में हैंडफुल ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स चल रहे थे, पूरा मार्केट बाकी वाज इन डोल्ड्रम्स. तो वो हो गई एक इकोनॉमी साइकिल. लेकिन दैट इज मोर ऑफ एट अ ब्रॉडर लेवल. फॉर इन्वेस्टिंग हम लोगों को ज़्यादा दो समझना साइकिल है, वो है मार्केट साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स. सो मार्केट साइकिल हैज़ टू डू विद वैल्यूएशंस ऑफ कंपनीज. कौन सी कंपनी को क्या वैल्यूएशन कब मिलता है वगैरह. और बिजनेस साइकिल इज बेसिकली वो बिजनेस की साइकिल्स होती है विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. तो बिजनेस साइकिल समझने के लिए हम लोगों को डिमांड और सप्लाई, तो ये हम लोग दो साइकिल पे फोकस करेंगे, बिजनेस साइकिल्स एंड मार्केट साइकिल. तो डिमांड और सप्लाई पे है पूरा बिजनेस साइकिल. और मार्केट साइकिल्स इज बेसिकली वेयर द मार्केट गिव्स
अ सर्टेन वैल्यूएशन, री-रेटिंग, डी-रेटिंग जो बोलते हैं, री-रेटिंग इन द मल्टीपल और डी-रेटिंग होता है, वो सब। तो वो सब मार्केट साइकिल्स में कवर होता है। और बिज़नेस साइकिल अ, जैसे कि लेस सिक्लिकल स्टॉक होती है, जैसे कि आप एचयूएल ले लो फॉर एग्जांपल, व्हिच इज़ अ एफएमसीजी कंपनी, तो उसमें बिज़नेस साइकिल बहुत लो रहती है। देयर आर हार्डली बिज़नेस साइकिल्स, मतलब उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है। वो उनका स्टेडी स्टेट बिज़नेस है, उतने से ही ग्रो करेगा। मतलब वो ग्रोथ का 1-2% का फ़र्क होगा, मार्जिन में 1-2% का फ़र्क होगा। हुँ। सो दे आर लेस सिक्लिकल, उनको बोलेंगे हम शैलो सिक्लिकल्स या नॉन सिक्लिकल्स भी बोल सकते हैं इन अ वे। सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिक्लिकल स्टॉक्स का मीनिंग क्या होता है और इसको हम इंटरप्रेट कैसे हाँ, करते हैं? सो सो ये मैं बता रहा था कि एचयूएल फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे कि नॉन सिक्लिकल। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर कमोडिटी स्टॉक, जैसे कि एक स्टील स्टॉक हुआ या एक पॉलीफिल्म्स के स्टॉक हो गए। वो बिज़नेस साइकिल से ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं और उसको आइडेंटिफ़ाई करने का एक बहुत आसान तरीका है, आप एबिटा मार्जिन ले लो। एबिटा मार्जिन में बहुत वेरिएशन होगा जब, जैसे कि अप साइकिल में 20% के मार्जिन करते हैं ये लोग और डाउन साइकिल में ये जाके 3% 4% के मार्जिन पे भी आते हैं। व्हेन दैट वेरिएशन इज़ दैट दैट टेल्स द सिक्लिकलिटी, ये सिक्लिकल, इनको कमोडिटी स्टॉक्स बोलते हैं जो भी। तो अंडरलाइंग बिज़नेस उनका जो होता है वो कमोडिटी बेस होता है। हुँ। तो उसमें ये मार्जिन वेरिएशन बिकॉज़ ऑफ साइकल्स होता है। साइकल्स क्यों होते हैं? डिमांड सप्लाई। सो व्हेन सप्लाई इज़ वेरी हाई तो आपका मार्जिन श्रिंक होता है, डिमांड इज़ लेसर। तो बेसिक सिंपल फंडा है ये समझने के लिए। और जब डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है, तो मार्जिन्स बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक 2019-20 जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, तो सप्लाई बहुत थी और डिमांड बहुत लो थी। 8 ईयर का डाउन साइकिल था। और उसके बाद बिकॉज़ ऑफ पोस्ट कोविड, बिकॉज़ ऑफ दिस एआई, डेटा सेंटर, इस सब की वजह से एंड रिकंडक्टरिंग एंड पावर का डिमांड बढ़ने की वजह से इन सब, तो एक बेसिकली डिमांड आई बहुत सारी। अब साइकिल्स में क्या होता है, जब साइकिल बहुत टाइम लो डाउन साइकिल रहती है, तो बहुत सारी सप्लाई भी निकल जाती है मार्केट से। सो लॉट ऑफ अनलिस्टेड ट्रांसफार्मर कंपनीज़ बंद हो गई थी ये पीरियड में। 8 साल की डाउन साइकिल में टू सस्टेन एंड सर्वाइव इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। तो जब अच्छी साइकिल आई, तो जो लोग टिके हुए थे एंड दोज़ हू वर गुड, दे मेड फैंटास्टिक प्रॉफिट्स। तो ये लोग मतलब जो 10% या 5% एबिटा मार्जिन बना रहे थे, वो लोग वेंट एज़ हाई एज़ टू 30% एबिटा हुँ, मार्जिन्स। वॉव! ओके। तो सिल्चर जैसी कंपनी के स्टॉक्स इन 3 इयर्स द प्रॉफिट्स वेंट अप 15x। ओके। और सिंस द स्टार्टिंग वैल्यूएशन वाज़ वेरी लो, स्टॉक वेंट अप 80x। तो ये मैजिक हो सकता है व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई मार्केट साइकिल्स। तो ये हम 2 साइकिल की बात हुँ, करें, थोड़े और एग्जांपल्स हम लोग को चाहिए तो ले सकते हैं। या श्योर। तो ये बेसिकली मैंने वही समझाया, वो अभी थोड़ा मैं स्लाइड के थ्रू समझा रहा हूँ कि बिज़नेस इज़ ऑलवेज़ परफॉर्म इन साइकिल्स। डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से एबिटा मार्जिन और रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ता है, जो रिटर्न रेशियोज़ और प्रॉफिटेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट होता है बेसिकली। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग सिक्लिकल्स, बिज़नेस साइकिल्स। सो ये एक मोल्डोव्स्की इफ़ेक्ट का एक चार्ट है बेसिकली। तो जब इसमें पूरा इन्वर्स है कि जब बैड साइकिल होती है, तो इनके प्रॉफिट्स इतने लो होते हैं कि आपको पी बहुत हाई दिखता है और जब अच्छी साइकिल आती है, इतने प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं और पी बहुत लो होता है। और आप समझ सकते हो ये उनका स्टॉक प्राइस का भी ऐसे ही होता है। तो जब हाई पी है, तब आप अगर ले रहे हो यहाँ पे, तो यू मेक मोर मनी देन ओह! व्हाट यू मेक व्हेन यू बाय एट लो पी। लो पी में आपका पैसे गँवाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें सिंपल हुँ। वे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ सो यहाँ पर इट्स कॉन्ट्रेरियन दैट ओके यू आर रिकमेंडिंग टू बाय अ हाई पी स्टॉक एंड नॉट अ लो पी स्टॉक बिकॉज़ यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो बेसिकली लोअर है, इसकी वजह से यस, पीई हाई हो गया है यस। एंड अगर आपने ये डाउन साइकिल में उसको कैच किया तो वो जो रैली है वो आप प्ले आउट कर बिल्कुल कर सकते हो। सकते हैं। सो अक्सर लोग उल्टा करते हैं हुँ, क्या कि लो पी पे लेना है, ये सस्ता है स्टॉक, लेकिन सिक्लिकल स्टॉक्स में लो पी कैन बी अ ट्रैप, बिग ट्रैप, ओके। क्योंकि अर्निंग्स आर वेरी हाई। एक एक एग्जांपल देता हूँ, अ, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स में 2018-19 में, मतलब एक कंपनी मैंने ली थी, 17 में ली थी या जब भी। तो जब मैंने ली तभी वो 150 के पीई पे थी। ओके।
क्योंकि अर्निंग थी 1 रुपी वो स्टॉक की, ओके, और प्राइस था 150 रुपीज। आई थिंक विद इन 18 मंथ्स उस कंपनी का भाव था 4,500 रुपया, पर पी थी 5, बिकॉज दैट 1 रुपी अर्निंग वेंट टू 850 रुपीज अर्निंग। तो ऐसा साइकिल मिला उसको। तो अभी आप कन्वेंशनल वे में देखेंगे तो बोलेंगे कि यार 150 बहुत महंगा है और 5 बहुत सस्ता है, पर जो 5 पे लिए वो स्टॉक 4,500 से वापस 500 रुपये आया या 800 रुपये आया, जो भी, मतलब देर वॉज अ सब्सटेंशियल 70-80% फॉल। सो इन दिस स्टॉक्स लो पी कैन बी अ वेरी बिग ट्रैप। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रॉस साइकिल अर्निंग्स आपको समझना चाहिए, क्रॉस साइकिल मार्जिन समझना चाहिए। ये मतलब ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में ये टाइम पे मार्जिन्स वेंट एज हाई एज 71% इबिटा मार्जिन, जो कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ। पर वो जब होता है और पीपल एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे यार दिस कंपनीज आर मेकिंग, वो रहने वाला नहीं है। व्हेन स्टेडी स्टेट मार्जिन्स आपके 10-15% के है या 20% के है और वो 70 जाता है, इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। क्यों होता है? क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है उस वक्त। पीपल विल ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेट फॉर दिस, या फिर सप्लाई आ जाती है। लोग बोलते हैं अरे इतना पैसा बन रहा है, हम लोग और डालते। सो एवरीबडी विल कम एंड एक डालता है फिर दूसरा डालता है, तो सप्लाई आ जाती है। सप्लाई जब आ जाती है तो फिर व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, तो फिर प्राइस वापस गिरना, स्प्रेड वगैरह सब कम हो जाता है, मार्जिन नीचे आ जाता है। बिल्कुल इसमें भी वैसा ही हुआ अक्रॉस द सेक्टर्स। मतलब आप किसी भी स्टील में बोलो, शुगर में बोलो, पेपर में बोलो, कहानी यही होती है हमेशा। बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, एवरीबडी कम्स विद सप्लाई। सब लोग बोले हम लोग और एक प्लांट डालेंगे, तो अभी मैंने डाला तो मेरा कॉम्पिटिटर बोलेगा यार वो डाल रहा है, मैं क्यों नहीं डालूं। तो उसकी वजह से सभी लोग सप्लाई लेके आ जाते हैं और फिर सप्लाई गलत हो जाता है। एंड देन डिमांड तो आपकी जो बढ़नी है वो ही बढ़नी है। डिमांड अगर 5% से बढ़ रही है और आपकी सप्लाई आ गई 20% एक्स्ट्रा, तो वो एब्जॉर्ब होने को 4 साल लगते हैं फिर। तो उस 4 साल के पीरियड में डाउन साइकिल आता है। So that is what happens always in cyclical stocks. तो 71% अगर एबिटा मार्जिन है वो स्टॉक का, तो आप बोल रहे हो दैट एट दैट टाइम यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक बिकॉज Definitely एवरीवन not. विल गो एंड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे रिसर्च रिपोर्ट भी उसी वक्त आती है ट्विटर पे वगैरह या सोशल मीडिया पे, उसी वक्त वो स्टॉक हॉट होता है और सब लोग उसी वक्त, मतलब जो बोलते हैं ना, फोमो की वजह से लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। अब वो प्राइस आया, मतलब somebody has invested in it, तो लोग करते हैं वो प्राइस में इन्वेस्ट, और वो एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो इसलिए साइकिल समझना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो अर्निंग्स है 70%, इसको आप ई मत बोलो, आप ई बोलो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्निंग्स। ओके, दीज आर नॉट नॉर्मलाइज अर्निंग्स। ये अर्निंग सस्टेन नहीं होने वाली है। और जब वो वापस 4% काइंड ऑफ अर्निंग पे आ जाता है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको डी, यानी डिप्रेस्ड अर्निंग्स। वो भी नॉर्मल नहीं है, वो भी नहीं रहने वाला है। वहां से वापस मीन रिवर्ट होके जाएगा, जो भी उसका जो है 10%, 12%। तो पैसा जब बनता है जब आप यहाँ ले रहे हो और यहाँ बेच रहे हो, दैट इज द वे टू मेक मनी। बट लॉट ऑफ पीपल डू इट द अदर वे अराउंड, बिकॉज आपको पी उस वक्त पिक्चर ऐसा बताता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सिक्लिकल स्टॉक में पी इज द वर्स्ट मेजर। P is one of the worst measures to look at cyclical stocks. So हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, जैसे मार्केट साइकिल्स। तो हम लोगों ने बिजनेस साइकिल की बात करी, मैंने एग्जांपल्स भी दिए। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ मार्केट साइकिल्स। के ये क्वालिटी कंपनी है एवेन्यू, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ है, प्रेजेंटेशन है, मैंने MDI गुड़गांव के स्टूडेंट्स को दिया था, वही है। सो और ये डेटा भी वहीं का है, उसी वक्त का है। इट विल बी सिमिलर ऑब्वियसली। तो 3 साल से देयर सेल्स हैव इम्प्रूव बाय 24%, अर्निंग्स हैव इम्प्रूव बाय 22%। तो स्टॉक प्राइस का क्या हुआ वो हम लोग बताएंगे आगे। एक स्मॉल कैप कंपनी, मैंने ये इसका तो ऑलरेडी बात किया है, ये सिल्चर की बात हो रही है। तो जस्ट मैं एक बता दूं, नन ऑफ वॉट एवर आई डिस्कस, कोई भी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, किसी को भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इज प्योरली एजुकेशनल ट्वीट, मतलब पॉडकास्ट है ये। तो मैं कंसेप्ट समझाने के लिए स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, कुछ में नहीं होऊंगा, बट आपको कोई भी स्टॉक का बिल्कुल कोई एडवाइस समझ के बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एग्जांपल आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा।
तो ये हम लोग ने सिल्चर की बात की थी कि इसमें 15 टाइम्स स्टॉक ये हुआ था, तो ये लीडिंग रिटेलर का हम लोग जो पहला वाला जो था उसके अंदर, तो आप देखो कि इसमें 3 इयर्स में प्राइस क्या हुआ, 1% 1% CAGR, ओके, जबकि वाई सेल्स बिकॉज भी ग्रो हुआ और अर्निंग्स भी ग्रो हुआ। अर्निंग्स भी ग्रो हुई है, इट इज ऑलवेज बीन ग्रोइंग। और कितने एग्जाम्पल, इनफैक्ट 5 ईयर CAGR से ज्यादा था, मतलब 3 ईयर CAGR, लेकिन रिटर्न्स नहीं आए स्टॉक में। उसका रीजन एक ही है कि दिस इज अफेक्टेड बाय मार्केट साइकिल्स। यहाँ पे योर स्टार्टिंग वैल्यूएशन वाज सो हाई, मतलब ये स्टॉक आई थिंक 100 प्लस 150 पी पे चल रहा था, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। आप ग्रो कर रहे हो 25% पे और आप 150 के पी पे हो, तो देयर इज वन मेजर विच इज कॉल्ड PEG, पैग, ओके। और पैग में बहुत यूज करता हूँ और बहुत अच्छा ये है, स्पेशली इन नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स। तो ये तो नॉन सिक्लिकल स्टॉक है, ये मतलब कंसिस्टेंट ग्रोअर स्टॉक है। इनके लिए पी और पैग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग इनमें पी और पैग देखते नहीं है, और सिक्लिकल स्टॉक्स में पी और पैग इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, वहां देखते हैं। तो 150 पी पे आपका पैग इज 6, तो वो सस्टेनेबल है ही नहीं। तो क्या होगा, मार्केट साइकिल आपको अफेक्ट करेगी, यू विल हैव इयर्स ऑफ नो रिटर्न। आई विल शो सम एग्जांपल्स, मैंने ट्वीट भी करा था कोई कंपनीज का, मैं बताऊंगा कि हाउ इट अफेक्ट्स, एंड एक्चुअली वैसे होता है। तो ये वाला स्टॉक हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ये हम लोग ट्रांसफॉर्मर कंपनी की सिल्चर की बात कर रहे थे। आप देखो कि प्रॉफिट वेंट फ्रॉम 6 करोड़ टू 92 करोड़, ओके। ये भी अगेन लास्ट ईयर का डेटा है, बट stock price went from 105 to 8,000. Okay. Oh my God. So that is the power of market cycles के डी रेटिंग और री रेटिंग। ये स्टॉक बहुत चीपली प्राइस था, इसलिए इसका री रेटिंग हुआ एंड इट वेंट एक्सपेंसिव। और इसकी मजे की बात बताऊंगा अभी, तो लास्ट 1 ईयर में इट हैज गॉन, सो अगेन पेंडुलम जैसा है। सो लो वैल्यूएशन से इट वेंट टू हाई वैल्यूएशन। ये स्टॉक 80 टाइम्स में इट वेंट टू हाई वैल्यूएशन। इसके बाद भी for next 1 year after this particular data, ये stock still had a profit growth of 55%, but the stock was negative in the last 1 year. क्यों? क्योंकि पेंडुलम ओवर वैल्यूएशन की तरफ स्विंग हो गया था, तो वापस वो ये होता है। तो ये समझने की जरूरत है कि आप क्या वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन आपका बहुत महंगा है, तो पैग इज अ वेरी वेरी गुड मेजर फॉर दिस। सो इसमें भले ही प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है वो हाई था, फिर भी इसका स्टॉक प्राइस बढ़ गया बिकॉज ये बेसिकली ये सिक्लिकल स्टॉक है एंड यहाँ पर इसमें री रेटिंग हुआ, री-रेटिंग इसका हो गया था। री रेटिंग हुआ बेसिकली। सो स्टार्टिंग वैल्यूएशन लोअर थे और फिर वो बोलते हैं लोअर वैल्यूएशन इट वेंट टू ओवर वैल्यूएशन। गॉट इट। ये मैं आपको बता रहा था कि सी देयर प्रॉफिट actually went up 65%, but the stock was down 25%. Why? Because it had become overvalued. तो कैसे समझते कैसे कि ओवर वैल्यूड हो गया था वो स्टॉक? तो जैसे ही मतलब आपको जैसे ये वाली कंपनी के लिए मैं बता सकता हूँ बेसिकली, डिस्पाइट मी ओनिंग इट एंड ऑल दैट, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मुझे कोई पूछता था तो मैं बोलता था कि भाई आई हैव सोल्ड अ लॉट, मुझे वैल्यूएशन दिख रहा था, आई हैड लॉट ऑफ दिस थिंग, तो माय पोजीशन करंटली इन दिस स्टॉक इज 5% ऑफ व्हाट आई हैड। तो वो तो एक सेंटिमेंटल रीजंस के लिए भी रखे हुए है, जो भी है। मेरे अभी के वैल्यूएशन पे मेरी कोई बात नहीं करूंगा और कॉल नहीं दूंगा, या जो भी मैं पास डेटा पे बता रहा हूँ के, तो उस टाइम पे इट हैड बिकम वेरी हाई वैल्यूएशन, सो आई वाज अनकंफर्टेबल, बट आई हैड बीन सेलिंग। नो, बट माय क्वेश्चन इज कि हाउ डिड यू नो इट वाज हाई वैल्यूएशन? हाँ, तो वैल्यूएशन उसका 40 का पी पहुंच गया, 40 प्लस का पी, मार्जिन्स 30% प्लस गए, जो कि ट्रांसफॉर्मर कंपनीज के लिए सस्टेनेबल नहीं है। ये कंपनी सस्टेन कर रही है बिकॉज डिमांड बहुत हाई है, बट ओवर अ पीरियड व्हाट विल हैपन इज लॉट ऑफ न्यू कैपेसिटी। अभी सभी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया है, आ रहे हैं, तो यहाँ भी होने वाला ही है वो। ये 30% मार्जिन एक सुपर साइकिल आया बिकॉज ऑफ एआई डेटा सेंटर्स की वजह से, और ये उसकी वजह से थोड़े साल सस्टेन हो रहा है ये, पर ये कब तक सस्टेन होगा? लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो सकता है, ये मेरा व्यू है कि 30% मार्जिन्स इन अ ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉट अ प्रोडक्ट वेयर कोई बड़ा मोट है। ठीक है, आप कंपनी टू कंपनी एफिशिएंसीज के फर्क होते हैं वगैरह। सो सम कंपनीज
ये सेक्टर में सिल्चर जैसी कंपनी 30% मार्जिन बना रही है, बट बाकी कंपनियां 20% ही बना पा रही है। सो सिल्चर की एफिशिएंसी है, तो बट कितनी भी एफिशिएंसी हो तो भी 30% मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज है जो 10% या 5% बना रही थी, वो 20 पे आ गई है। जब साइकिल टर्न होगा तो वो 20 से 10 पे आ जाएगी, ये 30 की 15 पे आ सकती है। इट विल स्टिल बी बेटर देन द अदर, बट इट कैन स्टिल डीरेट क्वाइट अ बिट। तो ये सब मार्जिन सस्टेनेबल नहीं। तो आप और एक एग्जांपल इसका देता हूँ कि पीक मार्जिन्स, सो 40 टाइम्स अर्निंग्स एंड पीक मार्जिन्स, इट इज अ वेरी डेडली कॉम्बो। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, पोस्ट कोविड केमिकल कंपनीज, आपने देखा होगा तो 2021 में सभी केमिकल कंपनीज के बिल्कुल भाव, मतलब बोलते हैं ना, वो अभी तक भाव आए नहीं। इवन द टॉप कंपनीज आर अभी भी स्टिल 70% डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स वेंट अप बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड डिमांड एंड ऑल दैट। सो कमोडिटी कंपनीज की जिसकी मार्जिन स्टेडी स्टेट 10-12% है, दे वेंट एज हाई एज 25-30%। और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की तो 40% की मार्जिन चली गई। वो सस्टेनेबल कभी नहीं होता है। तो उस 40% मार्जिन में आपने वापस 50 का पी दे दिया, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्निंग्स पे आपने दे दिया, देन यू हैव अ एक्सीडेंट वेयर फॉर 5 इयर्स यू आर स्टिल डाउन 50% इवन इन द बेस्ट कंपनीज। सो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आई काइंड ऑफ, मतलब ये इसमें भी हो सकते हैं। ओके, वहां से ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है 25-30% जो भी है वगैरह, बट आई एम ट्राइंग टू टेल के व्हेन टू सेल, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट देर आर, यू हैव सम सेंस ओवर द इयर्स के भाई ये सस्टेन नहीं होने वाला है। एट द सेम टाइम यू वांट टू राइड इट टू द मैक्स। सी, हर इन्वेस्टर का गोल क्या होता है कि आप ऑप्टिमाइज करो आपके रिटर्न्स, और बड़ा पैसा आपके पास कोई बड़ी कंपनी ऐसे टेलविंड वाली कंपनी मिल गई है तो यू शुड मेक गुड मनी। बट उसको कब तक राइड करना है वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन है, और आपकी ट्रैकिंग और ये है। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, अभी भी सिचुएशन अच्छी है, ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड आज भी, इवन नाउ इट इज स्टिल वेरी गुड। ओके, एंड इट लुक्स लाइक इट विल स्टे गुड फॉर सम मोर टाइम। ओके, बट कैपेसिटीज तो आ रही है, ये भी मालूम है। तो मार्जिन विल मॉडरेट। नाउ व्हेन टू एग्जिट, पर्सन टू पर्सन है, और आप टॉप पे एग्जिट कर ही नहीं सकते हो। एज लॉन्ग एज यू कैप्चर्ड द मेजर पार्ट ऑफ द rally and re-rating, you are fine. So my endeavor is never to, sell at the highest price. वो कभी हो नहीं सकता है, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। जो मैंने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कंपनी का एग्जांपल दिया, मैंने 10x पे बेचा, लेकिन उसके बाद और 3x हुआ वो। ओके, सो ये होता है। नाउ एज इन्वेस्टर्स आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव माई प्रोसेसेस ओवर द ईयर्स के भाई मैं कैसे कैप्चर करूँ वो लास्ट का 3x में से, कैन आई कैप्चर द अदर 2x एटलीस्ट। तो दैट प्रोसेस के लिए वी यूज समथिंग लाइक रिवर्स स्टॉप लॉस, या मतलब ये आप स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ विथ एवरी राइज, कीप अ स्टॉप लॉस लेट्स से ऑफ 20% और समथिंग, और वो बढ़ाते जाओ जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। बिकॉज यूफोरिया में से बबल में कहाँ प्राइस जाता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो ये कंपनी में गया वो प्राइस 8,000 का प्राइस, मतलब मैं आई कोंट इवन थिंक इन माई ड्रीम्स के ये प्राइस आ सकता है, बट वो गया। हाउ डू आई कैप्चर मैक्सिमम ऑफ इट? तो व्यूअर्स, स्टॉप लॉस, सेलिंग पीरियोडिकली, ये सब अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम लोग अपना सकते हैं टू मैक्सिमाइज द रिस्क। बट देर इज नो एग्जैक्ट साइंस कि यार आप अभी निकलना है, अभी ये टॉप है। हर एक के कंफर्ट में, कोई स्टॉक में बहुत पैसा बन जाता है, कोई में आप पहले निकल जाते हो। तो बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ रिग्रेट्स। आप करोगे तो बहुत रिग्रेट है, नहीं करोगे एंड यू आर हैप्पी विथ योर रिटर्न्स, देन यू आर फाइन। तो दैट इज हाउ इट इज, एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, रिवर्स स्टॉप लॉस। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस अगर बढ़ रहा है स्टॉक का, तो आप स्टॉप लॉस का परसेंटेज भी बढ़ाते जाओगे। सो लेट्स से आप 1,000 रुपया प्राइस है, ओके आपको लगता है बहुत महंगा हो गया है, बट आप मोमेंटम में है, रिपोर्ट्स आ रही है, ये 1,500 के लोग टारगेट दे रहे, 2,000 के दे रहे, आप यू वांट टू सी के भाई गया तो आई शुड बी एबल टू बी बेनिफिट। तो आपने क्या करना है, आपने ये यू शुड बी रेडी टू लूज 20% फ्रॉम देयर। तो आपने 800 का रिवर्स स्टॉप लॉस लगा दिया और आप रुके रहो। कल वो गया 1200, तो 1200 का 240 माइनस है, तो आप 900 960 का आपका स्टॉप लॉस बढ़ा के, मेंटल स्टॉप लॉस है जो भी है, आप थ्रू
जीटीडी ऑर्डर या वो भी कर सकते हो, लेकिन आपने वो 960 का कर दिया, कल वो 2000 गया तो आप 1600 पे लेके आ गए स्टॉप लॉस। सो दैट इज हाउ यू दिस थिंग। वो एक आध बार कभी तो वापस नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, विच इज फाइन, बट देन आप 1000 में निकलने वाले थे, आप 1600 में निकलने की आपकी चांसेस उसमें होते हैं। कभी कभार यू गेट शेकन आउट ऑल्सो, बट दैट इज फाइन। वंस इन अ वाइल ये होगा कि मार्केट गिर गया 20%, वो गिरा, आप निकले और फिर वापस ऊपर गया, वो भी हो सकता है, बट ऑफन नॉट यू विल बी एबल टू कैप्चर अ बिट मोर देन व्हाट यू जनरली डू। एंड आपने एक और स्ट्रेटजी बताई, सेलिंग पीरियोडिकली, तो आप एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो दैट आपने क्या पीरियड्स में फिर कितना परसेंटेज ऑफ वो स्टॉक सेल किया एंड व्हाई ओनली दैट क्वांटम ऑफ परसेंटेज? हाँ, सो उसमें एसेट एलोकेशन और स्टॉक का एलोकेशन भी मैटर करता है। कोई स्टॉक आपका बहुत ही हैवी हो गया, सेक्टर हैवी हो गया, मतलब मेरा कैपिटल गुड्स, इफ आई वुड हैव केप्ट एवरीथिंग, इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी लार्ज परसेंटेज व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल विद। मुझे कोई भी सेक्टर में एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स, आई नो आई डोंट वांट टू पुट मोर देन 25-30% इन वन सेक्टर, और स्टॉक में मैं 10-15% के ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ आई हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड अ लार्ज पोर्टफोलियो। तो मेरे लिए रिस्क इतनी मुझे नहीं रखनी है। आई एम हैप्पी विद अ स्लाइटली लोअर रिटर्न, बट पीसफुल रिटर्न चाहिए, रात को नींद आनी चाहिए, वो वाला सिचुएशन है। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर समथिंग कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया एंड इट इज अ वेरी लार्ज पोजीशन और लोअर सर्किट, मल्टीपल लोअर सर्किट मारे तो क्या, ये हो सकता है मार। सो यू हैव टू कंट्रोल योर रिस्क। तो एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो में परसेंटेज एलोकेशन टू सेक्टर, टू स्टॉक, सभी का एक होता है। फॉर आई एम 57, राइट? तो फॉर मी द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इज डिफरेंट, एंड बिकॉज मैं आई डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ या कुछ कि मैं मेरे लिए अगर गिरा या कुछ हो गया तो आई विल ब्रिंग इन अदर मनी। फॉर मी द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी विल बी डिफरेंट देन फॉर एग्जाम्पल यू आर यंग, राइट? यू हैव इनकमिंग, मतलब इनकम आने वाली है, आपके वर्किंग ईयर्स अभी बाकी है, तो आप हायर रिस्क ले सकते हो, ओके? और मैं I will have to take lower risk because of my age, because of my situation, whatever, size of the portfolio. So बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स भी थे जो पहले जब छोटे थे तो सिंगल स्टॉक में होते थे, लेकिन आज भी मतलब वो बड़े इन्वेस्टर्स आज मल्टीपल स्टॉक्स में है, ऐसा। सो वो विथ साइज यू हैव टू डाइवर्सिफाई। तो इसमें ये होता है कि जब ये स्टॉक इतना बढ़ता है तो इट बिकम्स सो बिग इन योर पोर्टफोलियो दैट इट स्टार्ट्स आपको बोलते हैं ना, इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। तो थोड़ा बेचने में कोई हर्ज नहीं है, यू ब्रिंग इट बैक टू सम वेट। सो फॉर एग्जांपल इफ स्टॉक गोज, मैं क्या करता हूँ कि मैंने अपर लिमिट 15 रखी है, बट आई विल लेट इट गो टू लेट्स से 18%। 18% हो गया तो आई विल कट 3%, ओके, एंड आई ब्रिंग इट बैक टू 15। अभी ऐसी टेलविंड मिलती है तो वो वापस 18 जाएगा, 20 जाएगा, आई सेल अनदर 5%, ब्रिंग इट 15। सो यही एग्जैक्टली ये स्टॉक्स में हुआ ऐसा कि सर्टन मेरा जो ये था उसके ऊपर जा रहा था कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द राइज इट हैड, सो आई केप्ट ऑन सेलिंग दिस थिंग। तो 15% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो? या ओके, गॉट इट। तो अगर वो बढ़ के बेसिकली 20% हो गया तो आप वो इक्विवेलेंट सेल कर दोगे 5% निकाल देंगे, दैट इज, एंड फिर वो सेल करके आप दूसरे स्टॉक्स में डालोगे? ऑब्वियसली। एंड सो सेलिंग के मल्टीपल रीजंस होते हैं, एक तो ओवर वैल्यूएशन हो गया या कुछ हो गया, या फिर देयर इज अ मिस्टेक। सो सेलिंग पे हम बात कर सकते हैं कि आप सेल कब करते हो, आपको या तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए विद द वैल्यूएशन, या आपको समझ गया कि आपने गलती कर दी। तो गलती की तो मैं हमेशा बोलता हूँ, भाव नहीं देखना है आपको, लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, इफ यू फील यू मेड अ मिस्टेक यू शुड सेल इमीडिएटली। और तीसरा है, इज देयर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो 3 रीजन होते हैं सेल करने के। सो जनरली मिस्टेक्स को तो कट करना ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सेलिंग इज ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय सम बेटर अपॉर्चुनिटी वेयर योर रिस्क रिवॉर्ड इज बेटर। तो मुझे ये लगता है ये स्टॉक मुझे अभी भी 10% का CAGR देगा, लेकिन आई हैव अनदर आइडिया वेयर आई थिंक 20% CAGR पॉसिबल है, देन इट मेक्स सेंस टू सेल दिस एंड बाय दिस। वो कर सकते हैं बिल्कुल, और वो हम लोग एक्टिवली करते हैं। दैट इज व्हाट आई एक्चुअली डू अ लॉट विथ माय पोर्टफोलियो, कि विथ इन पीरियड्स आई विल ऑलवेज इवेल्युएट कि इसमें क्या रिस्क है, इसका क्या रिटर्न बन सकता है, उसके सामने मेरे पास कोई आइडिया है या विद इन द पोर्टफोलियो दूसरी आइडिया है जहाँ मैं और वेट बढ़ा सकता हूँ, जहाँ पे मुझे कंफर्ट कन्विक्शन ज़्यादा है। सो दिस काइंड ऑफ रिकैलिब्रेशन ऑलवेज वन शुड डू इन द पोर्टफोलियो। बहुत बार अभी जैसा सिचुएशन है, बहुत लोग बोलते हैं
यार मेरे पास पैसा ही नहीं है डालने को, बट आपके पास पोर्टफोलियो तो है ना, यू डू अ रैंकिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, उसमें से इवैल्यूएट करो, यू विल ऑलवेज फाइंड सम स्टॉक्स वेयर यू हैव लोअर कन्विक्शन एंड यू विल फाइंड सम स्टॉक्स व्हिच वेयर यू हैव हायर कन्विक्शन. इट मेक्स सेंस टू गेट आउट ऑफ दोज लोअर स्टॉक, लोअर कन्विक्शन टू द वन विथ हायर कन्विक्शन विथ हायर पोटेंशियल रिटर्न. तो वो तो कर ही सकते हैं हम लोग. सो हम लोग यहाँ से अभी नेक्स्ट में जाएंगे. सो ये मैं पेंट कंपनी, दिस इज एशियन पेंट्स का, ये मेरा ट्वीट है 2021 का. तो मैंने बेसिकली ये दिया था कि 10 ईयर सेल्स ग्रोथ ये कंपनी का 11% है, विच इज फिनोमिनल एट दैट साइज. प्रॉफिट ग्रोथ इज 14%, बट स्टॉक प्राइस CAGR इज 25%. नाउ जनरली क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड योर स्टॉक्स विल गिव द रिटर्न्स ऑफ योर अर्निंग्स ग्रोथ. वो मर्ज होता है, बट देयर विल बी पीरियड्स इन बिटवीन. जैसे ये पीरियड था कि देयर इज सो मच डाइवर्जेंस. नाउ द डाइवर्जेंस ऑफ 14 to 25%, दिस इज CAGR, तो दैट इज ह्यूज. तो ये सब होता है. तो माय क्वेश्चन वाज बेसिकली, उस वक्त ये डाला था, मुझे ऐसा लगा था, आई डिडंट वांट टू एक्सप्लिसिटली से कि भाई बहुत महंगा लग रहा है, बट सो इफ यू सी द क्वेश्चन कि भाई ये कौन बेयर करने वाला है द डिफरेंशियल. सो दिस वाज बोर्न बाय पीपल हु इन्वेस्टेड दैट टाइम. एंड आई विल जस्ट शो यू दिस थिंग. सेम कंपनी पोस्ट दैट विद 3 ईयर, उसके 3 साल के बाद का डेटा है. एक्चुअली द प्रॉफिट ग्रोथ वाज हायर देन द 10 years which was 14%. ये 20% से ग्रो किया. लेकिन what was their CAGR? It was -8%. So despite profit growth being 20% a year CAGR and sales growth was 18%, फिर भी ये स्टॉक का ग्रोथ कुछ नहीं हुआ था. नेगेटिव, इट वेंट डाउन. ओके, सो ये होता है. और ये बाद में देयर केम अ पीरियड जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, और वो मेरा टाइमलाइन पे मैंने ट्वीट किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो ट्वीट मेरे टाइमलाइन पे जाके, कि द डे आई सॉ दैट बोथ हैव कन्वर्ज, द 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ एंड द 10 ईयर स्टॉक प्राइस ग्रोथ कन्वर्ज हुआ. बिल्कुल 16 पे आया था कुछ. तो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है. तो एक्चुअली इट कन्वर्ज. सो ये लाइव एग्जांपल है ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज. सो एशियन पेंट्स सुपर्ब कंपनी. मैं बिल्कुल कंपनी की क्वालिटी पे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट साइकिल्स और वैल्यूएशन पे बात कर रहा हूँ कि आप जब गलत टाइम पे घुसते हो तो अच्छे स्टॉक्स में भी आप पैसा गवा सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या ऐसे पीरियड्स आते हैं जहाँ पे आपको 5 साल 10 साल कोई रिटर्न नहीं बनता है, इवन इन द क्वालिटी स्टॉक्स. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एजुकेट थ्रू माय ट्वीट्स, थ्रू माय पॉडकास्ट एंड ऑल दैट, कि आप ये मार्केट साइकिल्स पे कॉग्निजेंट हो. सी एशियन पेंट्स इज फेयरली नॉन सिक्लिकल, ठीक है, उसको बिकॉज ऑफ क्रूड थोड़ा क्वार्टरली वेरिएशन, बट इफ यू लुक एट एनुअल दिस थिंग, जनरली इट इज अ नॉन सिक्लिकल. डिमांड बढ़ती है, एक स्टेडी स्टेट फैंटास्टिक कंपनी ओवर द इयर्स. लेकिन मार्केट साइकिल इसी ऐसी कंपनी को भी अफेक्ट करती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. सो ये हो गया. वो इक्विलिब्रियम आने के बाद में और एक ट्वीट है इसके बाद, मतलब और एक डेटा है. व्हेन द इक्विलिब्रियम आया, उसके बाद वो सिचुएशन ऐसा है कि 10 इयर्स CAGR ऑफ दिस थिंग, स्टॉक और गिरा, वो लेस हुआ देन द सेल्स ग्रोथ. और उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर में इट्स प्रॉफिट वेंट डाउन 14%, बट स्टॉक वेंट अप 17%. सो पेंडुलम swung. So what happened exactly? कि आप बोल रहे हो कि 10 year stock price CAGR was lesser than the 10 year sales growth CAGR. प्रॉफिट ग्रोथ. अच्छा, प्रॉफिट ग्रोथ. हाँ, एंड स्टॉक प्राइस कम था 10 ईयर हाँ, का. ओके. और उसके बाद प्रॉफिट गिरने के बाद भी स्टॉक में 17% आया. अभी ये ठीक है, एक साल के डेटा पे हम ज्यादा कंकर नहीं कर सकते, बट ये एक्चुअली हुआ ऐसा. और अगर कोई क्वालिटी कंपनी आपको लेनी है तो ऐसे टाइम पे लेनी चाहिए वेयर यू नो द प्राइस इज इन योर फेवर, व्हेन द स्टॉक प्राइस CAGR इज लेसर देन द कंपनीज ग्रोथ. ओके, पर आपको बिजनेस भी समझना जरूरी है कि भाई आगे करेगा कि नहीं. ये तो हिस्टोरिक डेटा पे बात हो गई, फ्यूचर भी समझना है. बट कभी कभी क्वालिटी कंपनीज में ऐसी ऑप्शंस मिलती है, मतलब वो बेस्ट ऑफ कंपनीज में मिलती है. दैट इज द टाइम, आप क्वालिटी कंपनीज के इन्वेस्टर हो, दोज आर द टाइम्स यू शुड इन्वेस्ट इन. और उतना पेशेंस इन्वेस्टर ने रखना चाहिए कि मैं आई विल वेट फॉर माई प्राइस. तो इसमें बेसिकली नेगेटिव सेल्स ग्रोथ भी था, नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ भी था, बट फिर भी स्टॉक एक साल में 17% भागा था. तो ये
सो अभी हम लोग फिर से थोड़ा मार्केट साइकिल्स की बात करते हैं और ये हम्म। बोलते हैं ना, एक बहुत लंबा एग्जांपल लेते हैं। 2000 से 2024 लीडिंग आईटी कंपनी प्रॉफिट्स वेंट फ्रॉम 300 करोड़ एनुअली टू 15,000 करोड़। कौन सी टीसीएस है या इन्फोसिस होगा ये? सो नहीं टीसीएस तो बाद में लिस्ट हुई, तो 2000 Okay. में लिस्टेड नहीं थी। तो ओके, इन्फोसिस। हाँ, इट इज नॉट इवन इन्फोसिस, अच्छा। इन्फोसिस डिड बेटर। सो ये कंपनी ने प्रॉफिट्स बढ़ाए 17.7% से, एंड इफ यू सी द स्टॉक प्राइस CAGR was only 2%. Okay, now such a huge variance, it is only 67% absolute. 24 साल में, sorry, the stock went up only by 67%, whereas profit went up from 300 crore to 5,000% का absolute profit का ये। So why this happens? This happens because 2000 का Y2K boom में company people took this company to a PE of 300, जो सस्टेनेबल नहीं है। कंपनी आपकी 17% से ग्रो कर रही है, उसको आप, सो अगेन मैं बोल रहा हूँ, पैक जो है, पैक वाज वेरी वेरी हाई। तो 20 साल तक, सो इसको 18 साल लगे टू गेट दैट प्राइस 2000 वाला। 2018 में क्या शायद वो वापस प्राइस आया, और कुछ रिटर्न बनने के लिए और 6 साल में, मतलब इट स्टिल वाज ओनली अप 70% फ्रॉम देयर। तो दिस इज व्हाट कैन हैपन। ये मैं बोल रहा हूँ मार्केट साइकिल्स, एंड व्हाई आई ऑलवेज से कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन मैटर अ लॉट। तो ये वाली कौन सी, ये सिक्लिकल स्टॉक बोलेगे इसको या नहीं नहीं, कौन ये सी? मार्केट साइकिल बता रहा हूँ मैं। ओके, ओके। बिजनेस साइकिल नहीं था इसमें। बिजनेस साइकिल हम्म। तो इसका अच्छा है, वो कंपनी ग्रो कर ही रही है कंटिन्यूस। हम्म। देयर इज नो बिजनेस साइकिल इन दिस, बट देयर इज अ मार्केट साइकिल। ओके। सो ये इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग वैल्यूएशंस मैटर अ लॉट, और इन लॉन्ग टर्म आपके प्रॉफिट्स और स्टॉक रिटर्न्स कन्वर्ज। आपका स्टॉक उतना ही लंबा पीरियड लेगे तो जितना आपका प्रॉफिट बढ़ा है CAGR से, उतना ही बढ़ता है। ओके, तो बीच में जब ऐसे पीरियड्स आते हैं, सो मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज व्हेन इफ आई हैव अ स्टॉक, ऐसे पीरियड्स जब आते हैं कि वो ओवर वैल्यूड बहुत हो जाता है, और ये डाइवर्जेंस होता है बिटवीन द प्रॉफिट CAGR एंड द स्टॉक प्राइस CAGR, एंड आई नो कि बिजनेस वैसा ही है। मतलब बिजनेस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में आगे कोई बहुत बड़ा रन अप आने वाला है, बहुत बड़ा ये आने वाला है, तो देन यू हैव टू इवेल्युएट इट डिफरेंटली ऑब्वियसली। बट अज्यूमिंग के बिजनेस भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये वेरिएंस आ जाता है, दैट इज द टाइम, इवन इफ यू लाइक द स्टॉक, यू लाइक द कंपनी, यू वांट टू स्टे इन्वेस्ट, यू शुड सेल। दैट्स व्हाट आई डू। यू शुड सेल, सिट आउट, लेट इट कन्वर्ज, then you can get back in if you like the company. That is what I am trying to do in my investing. Okay, this, so many of the stocks which I hold for so many years, okay, I sit out also. There are periods when I sell them, sit out, when I feel comfortable के valuations favor में आ गए अभी फिर से, I still like the company, I like the management, I will enter again. So इससे आप थोड़ा आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो, और ये आप तभी कर सकते हो आप जब साइकिल्स समझते हो। बिजनेस साइकिल्स तो समझ नहीं है, पर मार्केट साइकिल्स ये बहुत इग्नोर्ड फैक्ट है, लोग नहीं करते इस पे ज़्यादा ध्यान और बात नहीं करते, बट आई थिंक मार्केट साइकिल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज एज बिजनेस साइकिल्स। और नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स में तो मार्केट साइकिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। सो ये हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे बात कर सकते हैं इस पे। ठीक है, चलेगा। सिक्लिकल स्टॉक्स में हम लोग क्या देखना चाहिए? सो सिक्लिकल स्टॉक्स में, एज आई गेव इन द एग्जांपल्स में बताया कि पी इज वन ऑफ द वर्स्ट पैरामीटर टू लुक एट। पी आपको बिल्कुल गलत पिक्चर देगा, अप साइकिल में भी डाउन साइकिल में बिल्कुल गलत पिक्चर। जब एक मिड साइकिल होती है तभी दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर इट विल गिव यू अ ट्रू पिक्चर, पर वो स्टॉक्स हमेशा मिड साइकिल में नहीं रहते, ऑफन दे आर इन डाउन साइकिल और अप साइकिल। तो उस वक्त तो पी बिल्कुल ही यूजलेस पैरामीटर है। तो क्या पैरामीटर देखना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस टू बुक और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ सीमेंट फैक्ट्री, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है वो एक देख सकते हैं, और प्राइस टू बुक देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? सो हर इंडस्ट्री का एक ये रहता है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री है तो उसका ईवी पर टन पे कैलकुलेट होता है, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन। तो मोटा मोटी नया प्लांट लगाने के लिए 100 से 110 $120 एंटरप्राइज वैल्यू है पर टन। ओके, तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट कैपेसिटी से कि अभी अभी इसका क्या प्राइस है।
तो ऑफन यू फाइंड सीमेंट कंपनीज के नया प्लांट लगाने का कॉस्ट तो $100 $110 है और आपको $30 पे मिल रही है। सो यू आर गेटिंग अ एसेट एट 30 सेंट्स टू अ डॉलर बेसिकली। तो सिक्लिकल स्टॉक्स में आपको कभी इन्वेस्ट करना है। अगेन वो थोड़ा में नुआंस्ड है सीमेंट में, जैसे कि बड़ी कंपनीज है वो 200-200 पे ट्रेड भी करती है बिकॉज उनके पास एफिशिएंसी होती है, साइज है, तो दे गेट वैल्यू डिफरेंटली। बट आई एम टॉकिंग मिड कैप्स सीमेंट कंपनी जनरली ये है कि वो ये बट स्मॉलर कंपनीज आपको 30 पे मिलती है, कभी 40 पे। अभी उसमें एक्विजिशन हो गया तो वो 80, 90, 100 पे होता है। तो आपका पैसा बन सकता है मतलब। डिस्पाइट दैट ये है कि एसेट 100 का है और आपको 30 में मिल रहा है। आपका इनहेरेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी हाई होता है उसमें और वो 30 पे कब मिल रहा होता है? जब व्हेन थिंग्स आर बैड इन द सेक्टर, तभी मिलेगा। तभी सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सीमेंट का खराब गया था। दैट इज़ द टाइम यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ वन गुड पैरामीटर। स्टील प्लांट है तो उसका 1 मिलियन टन का प्लांट लगाने के लिए क्या कॉस्ट है, वो इज़ वेरी ईज़ी टू फाइंड आउट, राइट? आप देखो कि उसके पास 2 मिलियन टन का कैपेसिटी है, उसका एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट के हाउ मच डिस्काउंट इट इज़ मतलब टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और हाउ मच प्रीमियम। साइकिल अच्छी आती है तो प्रीमियम में भी जाते, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट से 2x पे भी चले जाते। तो दोज़ आर गुड टाइम्स टू सेल बिकॉज़ उस वक़्त प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं कंपनी, तो लोग मैंने बोला ना कि उसपे पी पे इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर इज़ हॉट, तो प्राइस टू अर्निंग देख के लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वैल्यूएशन ऊपर लेके जाते हैं। तो प्राइस टू बुक और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये 2 अच्छे पैरामीटर्स है। अ, हमेशा ये देखना होता है, हम लोग तो ज़्यादातर डाउन साइकिल में खरीदते हैं। दैट इज़ व्हेन वी इनिशिएट। सो पीक पेसिमिज्म लेवल पे जब सब कुछ खराब हो, मतलब लोग आई विल गिव यू एग्जांपल। हम लोगों ने एक स्टील कंपनी 2015-16 में स्टील सेक्टर ये कर रहे थे। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात करी इस सेक्टर में वगैरह। तो एक कंपनी में हमको इंटरेस्ट आया कि भाई ये कंपनी अब कैपेसिटी बहुत है और बहुत सस्ती मिल रही थी। तो हम लोगों ने बात की, दूसरे वो कंपनी से बात की, दे वर आल्सो वेरी नेगेटिव, अरे क्या पता क्या होगा, गॉड नोज़। कंपनी थी 200 करोड़ के मार्केट कैप पे, डेट था 2400 करोड़। अगेन हाइली रिस्क बेट। तो ये बोलते हैं ना कि चेक इफ द कंपनी हैज़ कैश मैनेजेबल डेट, तो मैनेजेबल डेट उसका बहुत नहीं था। अच्छा, सो इट वाज़ अ वेरी हाई रिस्क बेट। हम लोगों ने मतलब ली, उसमें बहुत पैसा बना, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क वी आर टेकिंग कि 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का 2400 करोड़ का डेट है। मतलब साइकिल टर्न हुई तो ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। मतलब वो कंपनी आज आई थिंक 10-15 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे चली गई है, जो भी है। बट इट हैड टू सर्वाइव। सो बहुत बार सर्वाइव नहीं हो गए। आप ऐसी बेट ले रहे हो तो दैट शुड नेवर बी योर लोन बेट बिकॉज़ दैट कंपनी कैन गो बस्ट। तो आपके पास तभी 3-4 स्टॉक लेने हैं आपको कम से कम, ताकि एक गया तो भी यू हैव 3 अदर्स हू विल सर्वाइव एंड हू विल बेनिफिट इन दिस थिंग। बट जब साइकिल टर्न होती है तो ये वाली कंपनी जो है ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। ये मैंने बहुत बार देखा, बेस्ट कंपनी नहीं देती है। बट द आइडिया इज़ के बाइंग एट पीक पेसिमिज्म लेवल और साइकिल जब टर्न होती है, सो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना फुट इन द डोर, हम लोग पीक पेसिमिज्म लेवल पे डालते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था, दूसरी स्टील कंपनी एक से बात की तो बोले आप क्या स्टील कंपनी में देख रहे हो? हमारे पास तो ज़हर खाने के पैसे नहीं है और आप लोग को इन्वेस्ट करना है स्टील सेक्टर में। दैट इज़ व्हाट वी गॉट फ्रॉम वन वन कंपनी का प्रोमोटर। बोले तुम लोग क्यों स्टील में आना चाहते हो? मतलब इतनी हालत, द सिचुएशन वाज़ सो डायर। 7-8 साल से पूरी मतलब बैंड बज गई थी साइकिल। इट वाज़ सच अ बैड साइकिल। तो वो दोज़ आर द टाइम्स व्हेन हम लोग थोड़े खुश होते हैं कि भई अभी पीक पेसिमिज्म है। तो प्राइस सबसे बेस्ट उसी वक़्त मिलता है आपको, स्टॉक का प्राइस, ओके। बट आपकी रिस्क भी हाई होती है और ऐसा हो सकता है कि आपने लिया पीक पेसिमिज्म में 2 साल कुछ भी नहीं हो रहा है आपको। सो इट इज़ अ वेटिंग गेम। हम लोग जब चार्ट बता रहे हैं आपको सब, तो वो चार्ट में हम देखते, अगेन सब हाइंडसाइट की बात है कि ये मार्जिन थी तभी और इस वक़्त लिया होता। लेकिन वो जब लेते हैं वो पीरियड 2 साल चल गया, आप बैठ पाओगे क्या? आपका पेशेंस है क्या? उससे और प्राइस नीचे हो सकता है। ये सब चीज़ें होती है। तो लगता आसान है चार्ट्स देख के और मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँगा उससे, लेकिन करना आसान नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो पेशेंस लेवल बहुत हाई चाहिए इसमें। बट आपने सही कंपनी आइडेंटिफ़ाई की,
सही प्रोमोटर आइडेंटिफाई किया तो इसमें आपको पैसा बनता है। तो इतनी बार हुआ है कि 2 साल ज़ीरो, कोई पैसा नहीं बना, नेगेटिव बना है और तीसरे साल सीधा 5 गुना हो गया। ये साइक्लिकल स्टॉक्स में ऐसा कई बार ये हुआ है हमारे साथ और सबके साथ होता है मतलब। तो वो चीज़ें होती है मतलब द रिटर्न्स आर नॉट लीनियर। सो पेशेंस का गेम है बेसिकली, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं टू अवॉइड दैट कि भाई आप ले रहे हो तो फुट इन द डोर डालते हैं। जब पीक पेसिमिज्म है तो आई विल बाय 0.5% 1% ऑफ पोर्टफोलियो, उतना ही डालेंगे हम लोग उसमें। उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। साइकिल टर्न होती है तभी समझ समझ में आ जाता है। आप इन्वेस्टेड हो, आप ट्रैक कर रहे हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि अभी ये डिमांड सप्लाई मिसमैच जो था वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है वगैरह वो सब। दैट इज व्हेन यू रैंप अप, दैट इज व्हेन यू मेक इट अ 5% 6% व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट। तो वो 1% के लिए हम लोग पेन सहन करते हैं फॉर व्हाटएवर, बट जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आता है तभी यू रैंप अप द दिस इज व्हाट वी फॉलो। अलग अलग है, इफ यू कैन फॉलो विदाउट टेकिंग फुट इन द डोर इवन बेटर, बट हमारे साथ तो ये है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा ट्रैक कर पाते हैं जब हम लोग पीक पेसिमिज्म में घुसते। और एक और अच्छा बहुत सिग्नल होता है प्रोमोटर बाइंग सेलिंग। सो साइकिल टर्न होने के आसार कब नज़र आते हैं? बहुत बार प्रोमोटर को समझ जाता है कि अभी यहाँ साइकिल टर्न हो रही है तो ही विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम द मार्केट। सो दैट इज अनदर वेरी गुड सिग्नल टू दिस थिंग। नॉट ऑलवेज ट्रू, बट आई वुड से 80% टाइम्स इट वर्क्स। So ओके, promoter अगर buy कर रहा है खुद का stock, so that's a good दैट्स signal, अ good गुड sign. साइन। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर वो उससे समझ आता है कि साइकिल फिर हाँ, और बेटर होने प्रोमोटर वाली है। सेलिंग भी बहुत बार। सो हम्म, अगेन आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको समझ जाएगा। इफ यू सी द प्रोमोटर सेल बाय हिस्ट्री ना, आपको समझ जाएगा कि ये प्रोमोटर को साइकिल समझती है कि नहीं। कोई प्रोमोटर्स होते हैं उनको साइकिल नहीं समझती है, बहुत बार वो उल्टा भी करते हैं। तो दैट आल्सो यू कैन फाइंड फ्रॉम हिस्ट्री। तो यू कैन बेसिकली सी कि भाई ये प्रोमोटर, इसका कॉल ठीक होता है। ये जब अप साइकिल आने वाली हो तो ये खरीद रहा है और जब पीक पेसिमिज्म बहुत सप्लाई आने वाली तो ये बेच देता है। तो यू कैन गेज द प्रोमोटर फ्रॉम पास्ट हिस्ट्री। सो दैट इज ऑल्सो वन गुड indicator or trigger for you to look into this. Do you have some examples of basket investing? That's also a concept that you usually apply. जैसे sugar या paper industry में कोई examples है उसके through? हाँ, सो 2015-16 में हम लोगों ने शुगर साइकिल में काम किया था। अगेन द फंडामेंटल वाज, मतलब उसके रीजन है। शुगर कब अच्छा करता है? जब क्रॉप नीचे आता है। ओके, एक साल मतलब बारिश कम हो गई। बेसिकली सिंपल थिंग इज बारिश कम हो गई तो शुगर इज अ वाटर क्रॉप, बहुत पानी लगता है उसको, राइट? तो जब मानसून खराब होता है तभी शुगर का प्रोडक्शन नीचे आता है। अब 1 साल खराब हुआ तो शायद नहीं होता है बिकॉज़ इनफ कैपेसिटी, रिजर्वॉयर कैपेसिटी होती है वगैरह, तो 1 साल वो लोग ग्राउंड वाटर से खींच लेते हैं। लेकिन 2 साल खराब हो गया, दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रिगर। ओके, तो 2015 और 16 2 साल मानसून्स वर बिलो दिस थिंग। ओके, और तो दैट वाज़ वन बिग ट्रिगर कि 2 बैड इयर्स, यानी अभी पानी नहीं मिलने वाला है तो प्रोडक्शन कम होगा। सो बेसिकली सप्लाई विल बी लेसर। आपका डिमांड तो है ही है शुगर का, वो 25 मिलियन टन जो भी है, 25, 26, 27 मिलियन टन इंडिया का डिमांड तो है ही है। लेकिन आपका प्रोडक्शन अगर जो कभी 30 होता है, वो अगर 22 पे आ गया, तो फिर शुगर के प्राइस बहुत बढ़ने। दैट इज़ सिंपल कंस्ट्रक्ट। तो वो 2 साल के ड्रॉट में दैट वाज़ वन ट्रिगर। सेकंड ट्रिगर वाज़, आपको ये भी समझना पड़ेगा शुगर में कौन-कौन बड़े प्रोड्यूसर्स है। सो इंडिया बीइंग वन, देयर इज़ अनदर ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा है। ओके, तो उस वक़्त ब्राज़ील में भी ड्रॉट हुआ था। सो 2 बड़े इसमें देयर वाज़ अ ड्रॉट एंड तो आपको मालूम है 2 बड़े प्लेयर जो शुगर के प्रोड्यूसर है, वो तो शुगर के प्राइस बढ़ने हैं, वो आपको पता है। तो सिंपल था, मतलब आई बॉट 5 शुगर स्टॉक्स। ओके, आई बॉट द बेस्ट आल्सो एंड आई बॉट, मतलब मिड कैप और एक आध लोअर वाला। कौन से थे? सो बलरामपुर चीनी था, देयर वाज़ धामपुर शुगर मिल्स था, फिर द्वारिकेश था, एक उगर शुगर था। तो सबसे ज़्यादा पैसा बलरामपुर में नहीं बना, सबसे ज़्यादा पैसा बना द्वारिकेश में फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, अ स्मॉल स्टॉक लाइक उगर शुगर, उसमें भी मतलब 6x वगैरह हो गई। तो होल बास्केट गिव 7x, मतलब द्वारिकेश आई रिमेंबर इट वाज़ अ 25x इन दैट साइकिल। तो सो यू डोंट नो व्हाई आई बाय बास्केट, इज़ यू डोंट नो बिकॉज़ मैं शायद
एक ही लेता तो मैं बलरामपुर चीनी लेता. बलरामपुर चीनी went up only I think 2x or something. Okay. So the best stock gave the least returns. Because ये होता है कि बेस्ट स्टॉक गिरता भी नहीं है उतना. जब वो बेस्ट गिरा, स्टॉक क्यों था ये बलरामपुर चीनी? बलरामपुर चीनी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन शुगर, ऐसा अच्छा, लोग okay. मानते हैं. इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंपनी इन Okay. शुगर सेक्टर. Hmm. ओके. तो बेस्ट स्टॉक जब डाउन साइकिल आती है ना, तो वो भी इतना गिरता नहीं है. उसकी वजह से जब वो अच्छी साइकिल आती है तो उतना बढ़ेगा भी नहीं. उसके वैल्यूएशन मतलब लेस सिक्लिकल है, मतलब मार्केट साइकिल उसको लेस सिक्लिकल ही है. लेकिन ये जो जो मिड और जो लोअर लेवल के है वो इतना गिरते हैं डाउन साइकिल में. तो उनमें जब अच्छी साइकिल आती है, प्रॉफिट तो सबके बनने उस वक्त. ओके. बलरामपुर बनाएगा, एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन उसका वो खराब साइकिल में भी उसके प्रॉफिट्स इतने गिरते नहीं. सो उसके लिए वो डेल्टा जो है फ्रॉम लोअर टू अप इज लोअर. पर ये जो कंपनीज है इनका खराब टाइम पे इतना बुरा ये होता है कि मुझे तो लॉसेस कर रही होती है ऐसा. तो वहां से इनको प्रॉफिट दिखता है बड़ा, तो दैट इज बिग जंप. तो उस वक्त मार्केट उसको पूरा रीरेट कर देता है. तो ये सब होता है भाई. यू डोंट नो एग्जैक्टली कि साइकिल कितना अच्छा जाएगा. ओके. कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देगा, ये आप पता नहीं कर सकते हो. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट के बास्केट अप्रोच इज ऑलवेज बेटर. सेम मतलब ये तो मैं शुगर का दिया. इवन ट्रांसफॉर्मर आई हैड एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मर और कैपिटल गुड्स में आई हैड 7 स्टॉक्स दिस थिंग. सो द बेस्ट कंपनी in the transformer sector, that also I had, that gave me a return of 10x or something. Which one Okay. was this? Voltamp for example, वो 10-12 गुना बढ़ा. Okay, from this thing. But सिल्चर जैसी कंपनी as I said went up 80x. Okay. तो ये चीज होती है क्या, बेस्ट कंपनी शायद वो रिटर्न नहीं दे, लेकिन बेस्ट कंपनी भी चाहिए आपके इसमें, बिकॉज इट विल लैंड स्टेबिलिटी. और खराब टाइम चले तो कम से कम वो कम गिरेगा वगैरह ऐसा. तो सो इसलिए मैं बास्केट इन्वेस्टिंग पे थोड़ा करता हूँ. अगेन पर्सन टू पर्सन, सम पीपल विल वांट टू बेट ऑन ओनली वन स्टॉक इन द सेक्टर, व्हिच इज फाइन इनफ, बट फॉर मी दिस हैज वर्क. And what about paper industry? उसमें क्या हुआ था? सो पेपर में भी सेम वही हुआ था उस वक्त. मतलब सो लकीली ये 2-3 साइकिल लगभग कोइंसाइड हुई थी एक साथ. पेपर का डिमांड आया और आई थिंक इंपोर्ट्स बंद हो गए बेसिकली. सो यहाँ पे बहुत प्राइसेस बढ़े. और पेपर तो 2000 आई थिंक 16 में हुआ था, और ये अभी 2022-23 में तो बहुत जबरदस्त साइकिल चली थी. सेम अगेन. एंड कंपनीज ने इतने प्रॉफिट्स बनाए, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली या दिस कंपनी नेवर गॉट द वैल्यूएशन. ऐसा भी होता है कभी कभी. मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने अच्छे नंबर्स पे इनको वैल्यूएशन मिलेगा, लेकिन वो वैल्यूएशन उतना नहीं मिला. तो ये भी होता है. सो दैट यू विल ऑलवेज फाइंड सम डिसअपॉइंटमेंट. आप सोच रहे हो कि यार ये तो स्टॉक तो 10 गुना होना चाहिए, लेकिन वो 3 गुना ही होता है. सो बट फॉर लॉट ऑफ पीपल 3 टाइम्स इज ऑल्सो वेरी गुड. बट नंबर्स देख के अभी बैलेंस शीट इतनी क्लीन हो गई, कंपनीज विच वर दैट आर नाउ सरप्लस विद कैश, ऐसे सिचुएशंस हो गए, लेकिन उनको वैल्यूएशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला. ऐसा भी होता है. तो बट एज लॉन्ग एज दे आर अंडर वैल्यूड एंड ऑल दैट, यू स्टे इन्वेस्टेड एंड यू वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल. तो या पेपर मुझे, सो अभी हम बात कर रहे हैं तो पेपर इज वन सेक्टर विच आई थिंक नेक्स्ट ईयर शुड डू वेल. दैट इज वन व्हाट डू यू से टेक अवे फ्रॉम टुडेज दिस थिंग. के पेपर सेक्टर आप देख सकते हो. मतलब क्यों अभी एट प्रेजेंट क्यों बुलिश हो पेपर सेक्टर? सो अगेन वर्स्ट टाइम्स चल रहे थे, एंड आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड नाउ. और अभी कुछ कुछ चीजें हुई है इंटरनेशनली. फॉर एग्जांपल इंपोर्ट्स के प्राइस बहुत बढ़ गए. सो पेपर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इंपोर्ट्स. ओके. सो इंपोर्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, तो फिर डोमेस्टिक वाले भी प्राइस उनको भी मैच करना पड़ता है, या तो उनके प्रॉफिट्स गिरते हैं बहुत बार. तो इंपोर्ट्स ज़्यादातर इंडोनेशिया से आते हैं, और अभी इंडोनेशिया में कुछ सम एक्शन हुआ है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स, और दूसरा ये वॉर की वजह से भी एक्चुअली पल्प प्राइसेस बढ़ गए वगैरह. तो पेपर के प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज सस्टेनेबल. दूसरा एक हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके बहुत सारे सैपलिंग्स प्लांट वगैरह किए हुए, वो सब अभी नेक्स्ट ईयर से वो दीज आर गोइंग टू कम इन प्रोडक्शन. ओके. मतलब वो आएंगे सैपलिंग्स. एक पीरियड होता है जब वो उसमें से आप वुड कट कर सकते हो वगैरह. तो वो बहुत सारी कंपनीज में नेक्स्ट ईयर
होने वाला है। तो उसकी वजह से उनकी रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी विद इंपोर्ट्स कम हो जाएगी। सो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग इन द पेपर सेक्टर। अगेन पीक पेसिमिज्म वाला सेक्टर है अभी। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। सो सो पास्ट में ऐसा हुआ है, अभी होगा कि नहीं, लेट्स सी। इसमें कौन से 4-5 स्टॉक्स है जिसमें अभी तो आपने मैं बात इन्वेस्ट नहीं कर किया? पाऊँगा स्टॉक्स पे ज़्यादा, क्योंकि ओके। इट इज़ अगेन ऑनगोइंग पोज़ीशंस हुँ। वगैरह मैं अभी ले रहा होऊँगा या कुछ, तो इट विल नॉट बी राइट टू फेयर। टॉक अबाउट या, स्टॉक्स या, ऑन दैट। फेयर, हाँ, हाँ। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। हुँ। मार्च 2020 में आपने एक टेलीकॉम स्टॉक पे आपने बेट लिया था, वेयर एवरीवन हैड रिटन दैट ऑफ, तो उसका क्या स्टोरी है? सो टेलीकॉम सेक्टर आप देखोगे तो पहले जब लाइसेंस बाँटे गए थे, बिल्कुल, देयर वर आई थिंक मोर देन 24 प्लेयर्स, ओके। एंड देन ये सब सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ, ये हुआ, एंड इकोनॉमिक्स खराब हो गई, सब कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ लॉसेस करने लग गई, व्हाटएवर। दैट 24 प्लेयर फील्ड बाय द टाइम इट वाज़ 2020 हैड कम टू 2 एंड हाफ प्लेयर, राइट? 2 एंड हाफ पे आ गई थी। बीएसएनएल छोड़ दो बिकॉज़ वो तो गवर्नमेंट का है, बट आपके बचा ही क्या? जियो, एयरटेल, जियो एयरटेल और वोडाफोन एंड आइडिया। हाफ, मतलब वोडाफोन आइडिया वाज़, मतलब उसकी हालत खराब ही थी उस करेक्ट। वक़्त ऑलरेडी, हुँ। राइट? तो मैं बोलता हूँ 2 एंड हाफ प्लेयर या 3 प्लेयर पे आ गई थी। सो व्हेन दैट हैपेंस, यू नो दैट दैट ऑफ़न सिग्नल्स कि भई ये सेक्टर में वर्स्ट इज़ ओवर। और इफ यू सी गवर्नमेंट का इंटेंशंस भी उस वक़्त वगैरह ये था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह सबने बोला कि दे वांटेड टू बी एटलीस्ट अ 3 प्लेयर मार्केट। सो सो उस वक़्त बेट ये था कि और ये लोग प्रिडेटरी प्राइसिंग रख के दे विल ट्राई टू टेक आउट वोडा आइडिया फ्रॉम द दिस थिंग। बट आई थिंक देयर वर इनफ इंडिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट के दे डोंट वांट इट टू बी अ 2 प्लेयर मार्केट। सो बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी इसे सॉफ्टली वगैरह सब किया और इवेंचुअली प्राइसेस वर सो लो कि यहाँ से अभी प्राइसेस बढ़ने थे, और दैट डायरेक्टली एड्स टू द एबिटा प्राइसिंग, जो भी बढ़ना प्राइसिंग, एंड यू सी आरपूस हैव बीन ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। वी वर द चीपेस्ट इवन नाउ आफ्टर ऑल दिस राइजेस in ARPUs, we are still one of the cheapest you know data market in the world. तो तो इस उस वक्त भी देयर आर कंपनीज वे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। तो जब ARPUs ऊपर आते तो दे आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो द ट्रिगर वाज इट कमिंग फ्रॉम अ 24 प्लेयर टू अ 3 प्लेयर, पूरा कंसोलिडेशन हो गया। सो एंड इफ दे हैव सर्वाइव्ड ऑल दिस, दे आर गोइंग टू मेक मोर मनी, और डेटा का यूसेज तो बढ़ने वाला था। मतलब अगेन वी नो दैट दिस विल लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो लॉन्गेविटी था। सो दैट सेक्टर, उसमें फिर प्लेयर वाज ओनली वन इन दैट सेंस बिकॉज रिलायंस वाज कॉन्ग्लोमरेट, तो उसमें ऑयल एंड गैस भी है, जियो भी है, रिटेल भी है। सो दैट वाज एक्चुअली नॉट अ प्योर प्ले बैट, तो बैट एक ही था, मतलब एयरटेल। So that is something which we had recommended to our clients that time. And it has done very well. मतलब वो मुझे लगता है वो 400 वाला 2000 रुपया हो गया over a period. And it has happened because of numbers. Numbers आ रहे हैं उसके। Do you also do scuttlebutt investing जहाँ पर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले you will do some quality checks and vendor supplier से बात करोगे then invest? It is integral part of our investing. हम लोग मतलब बिल्कुल कॉन कॉल में जाते हैं। सो कॉन कॉल और ये सब है तो देन वी डोंट इवन नीड टू मीट द प्रोमोटर व्हेन देयर इज कॉन कॉल्स, तो वी कैन ऑलवेज गो इनटू कॉन कॉल्स एंड आस्क देम क्वेश्चंस। और वाइडली कवर्ड है तो हमको प्रोमोटर को मिलने की जरूरत बहुत बार नहीं होती है, ओके। बट कंपनीज विच आर नॉट डूइंग कॉन कॉल्स, कंपनीज विच आर स्मॉलर कंपनीज, एसएमईज है, दैट इज वेयर वी वांट टू गो एंड मीट द प्रोमोटर, ओके। तो क्योंकि उससे हमको समझता है, सी प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ दिस कंपनीज है, दे हैव ह्यूज एम्बिशंस, ओके। लेकिन 2-3 चीज़ों में अटक सकते हैं ये लोग। एक तो ये कि टाइम है क्या? वो इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि ये कंपनी बड़ी हो ही नहीं सकती है अगर, तो आप इन्वेस्ट करके कोई बड़ा वो ही कांट बिकम अ बिग प्लेयर, टाइम ही नहीं है तो। मतलब मार्केट ही इतना छोटा है उसका, वो एक है। दूसरा स्केलेबिलिटी, अगर प्रोमोटर्स वो स्केल नहीं कर सकता है,
मतलब वो 100 करोड़ की रेवेन्यू से 500 करोड़ नहीं कर सकता है, 500 का 1000 नहीं कर सकता है। उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो ओवर द इयर्स इतने सब प्रोमोटर्स को मिलके वगैरह जो बोलते हैं ना, सॉफ्ट स्किल्स समझने का, बॉडी लैंग्वेज समझने का, वो सब हम लोगों ने काइंड ऑफ वी हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स। वी कैन स्टिल गो रॉन्ग ऑब्वियसली, बट वो मिलके समझता है कि ये प्रोमोटर्स में कैपेबिलिटी है कि नहीं स्केल करने की वगैरह। एंड आई विल टेल यू 90% ऑफ द कंपनीज फेल इन दैट पैरामीटर। तो स्केलेबिलिटी is a very very important criteria which a lot of people overlook. वो तो प्रमोटर बात तो कर ले मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी, उसमें टीम बनाने की, बिकॉज ये सब करने के लिए टीम बनानी होती है, उनको मैनेज करना होता है, उसमें वो कैपेबिलिटीज है क्या, वो सब थोड़ा असेस करना पड़ता है। और बड़ा पैसा तो तभी बनता है जब व्हेन यू गो टू दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब आप 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में कोई इंस्टीट्यूशन आने वाला नहीं है। उसमें कौन आएगा जब वो 1000 करोड़ होगा। 1000 करोड़ उसका मार्केट कैप होने के लिए उसको सेल्स ग्रोथ लगेगा। उस ही शुड बी एबल टू डू रीजनेबल अमाउंट ऑफ सेल्स ना। वो 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ जो भी है, हर का एक प्राइस टू सेल मल्टीपल होता है हर इंडस्ट्री का, व्हाटएवर। बट वो उसको स्केल करना पड़ेगा तब वो जाएगा वो। और उसके बाद और पैसा तो आपका कभी बनेगा जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे तभी। सो स्केलेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मार्केट साइज, मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी साइज उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप ग्रो कर सको। इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हो स्कटलबट इन्वेस्टिंग का जहाँ पर आपने ये क्वालिटी चेक्स किए एंड इसके थ्रू आपको कॉन्फिडेंस आया कंपनी में एंड देन इन्वेस्ट किया? एनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट और स्टोरी दैट यू हैव फ्रॉम योर So चेक? there is one company we met in 2017. It was a SME company. Okay, it's in water treatment में वगैरह है. And I'll tell you, in my 22 years of investing, and I've said that publicly also in their con calls also, कि I've never seen a honest promoter उसके जैसा. So so SME company थी. क्या कंपनी का नाम कंपनी था? का नाम है जश इंजीनियरिंग. 2017 2018 में we went there, met them, spent a day with them, understanding what they are doing. So they are into uh, water segment. Okay, uh, and they had acquired a company in US, Rodney Hunt करके वगैरह. तो हम मिले. प्रोमोटर ने हम लोगों को उसकी कंपनी में जो जो प्रॉब्लम्स है सब बताए कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम. आई हैव नेवर सीन सच अ ऑनेस्ट प्रोमोटर. एंड बट ही हैड अ प्लान फॉर एवरीथिंग कि ये है, मैंने ये कंपनी ली है, अभी लॉस मेकिंग है, हाउ आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड वगैरह. ये ऑलवेज लेड इट. और उस कंपनी का इतना बढ़िया कि एक्चुअली दे पब्लिश अ एफएक्यू वेयर ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड. मतलब तो ऐसी कंपनी जब आपको मिलती है और आपको समझ में आता है कि ये प्रोमोटर ऑनेस्ट है एंड ही हैज द कैपेबिलिटी टू स्केल, तो देन यू मेक अ बेट. आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी फ्रॉम 8 years now. It has been a big multi-bagger, you know, we graduated to this thing. But that is a company where, you know, वो कॉन्फिडेंस अगर मैं वहाँ जाके प्रोमोटर को मिल के नहीं आता तो शायद कभी नहीं आ सकता था इतना. ऐसा क्या हुआ लाइक इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? एज आई सेड नो, एकदम ऑनेस्ट प्रोमोटर. प्रोडक्ट्स हमने देखे, द प्रोडक्ट्स दे आर मेक आर इरिप्लेसेबल. मतलब उनको सो सो दे आर इनटू दिस वॉल्स, गेट्स, नाइफ गेट्स, ये सब बनाते हैं जो वाटर सेगमेंट में लगते हैं. एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसका. सो द कंपनी दे एक्वायर्ड रॉडनी हंट, मतलब यहाँ पे तो था ही इनका, बट रॉडनी हंट जो एक्वायर किया, दे आर सर्टिफाइड अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड एवरीवेयर. सो दैट वाज अ बिग कंपनी, बट इट वेंट बैंकक्रप्ट और इन्होंने खरीदा वो सब व्हाटएवर. एंड दे सेड के ओके नाउ वी हैव गॉट ऑल दिस कैपिटल, हमको सब जगह एंट्री है, वी आर सर्टिफाइड एवरीवेयर. प्रोडक्ट्स तो हमने भी देखे कि वो क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. टू एग्जीक्यूट दैट, मतलब यहाँ बनाना वहाँ भेजना. वो प्रोमोटर के साथ ऐसे ऐसे, मतलब देयर वर टाइम्स व्हेन ड्यूरिंग कोविड उसने इज सच अ गुड प्रोमोटर के उसने एयरलिफ्ट किए पार्ट्स, बिकॉज बाकी जो नहीं जा रहे थे उसके क्लाइंट को चाहिए, तो ही एक्चुअली कमिटमेंट टू डिलीवर, ही मेड अ लॉस ऑन दोस डिलीवरीज बिकॉज एयरलिफ्ट किया तो कॉस्ट कितना हाई है. समथिंग विच विल गो वाया शिप, और वो एयरलिफ्ट करके उसने भेजा है. दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोमोटर who sticks to his commitment with clients and all that. वो client उसको कभी छोड़ के क्यों जाएगा. So that is the kind of, you know, skills we look at promoters में.
वो इंटीग्रिटी, वो ऑनेस्टी एंड वो हंगर टू स्केल, एंड ही हैज डन व्हाटएवर ही हैज सेड कि उसने मैं रॉनियन को टर्न करूंगा, टर्न ही डिड इट ओवर अ पीरियड एंड ही डन फैंटास्टिकली वेल. सो ये एक एग्जांपल है स्कटलबट का. अगेन नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम स्टिल होल्डिंग. सो बिल्कुल आप, मैं बिल्कुल अभी तो बिल्कुल काफी टाइम से मैंने कुछ किया नहीं है वो स्टॉक में, बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस. कैसे मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं. ये सब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हो रही है, जो वॉर सिनेरियो चल रहा है अभी, एंड इवन द टैरिफ थिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट्स में, and इसको आप कितना डिटेल में स्टडी करते हो? आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट ऑफ योर्स. You said that the data speaks for itself, and below is the table of 2-year returns from the three wars post 2000. And this was interesting because मार्च 2003 में जब इराक वॉर हुआ था, तब निफ्टी 50 ने 2 साल का रिटर्न दिया था 110.2%, मिड कैप 100 ने दिया था 218.5%, स्मॉल कैप 100 ने दिया था 248.1%. Right. रशिया यूक्रेन का जब हुआ था फेब 2022 में, तब निफ्टी 50 ने दिया था 2-year रिटर्न 30.5%, मिड कैप 100 was 62% एंड स्मॉल कैप 100 was 58.4%. एंड इजराइल हमस का जब हुआ था अक्टूबर 2023 में, तब निफ्टी 50 का 28.2% था, मिड कैप 100 was 45.6% एंड स्मॉल कैप 100 was 39.1%. इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? एंड अभी जो करंट सिचुएशन हो रही है वॉर की, डू यू थिंक कि अभी 2-year 3-year रिटर्न्स जो है वो यही रेंजेस में आएंगे? ये रेंज में आएंगे कि वो नहीं पता, हम्म, बट मुझे लगता है 2 ईयर 3 ईयर में वी विल मेक वेरी गुड रिटर्न्स फॉर हम्म, श्योर. एक तो उसके रीजन है कि ऑलरेडी 18 मंथ्स का हमारा डाउन टर्न हो चुका है सितंबर 2024 से जो करेक्शन शुरू हुआ है. सो लॉट ऑफ फ्रॉथ हैज गॉन. देयर इज स्टिल सेक्टर्स, कोई कोई सेक्शंस में अभी भी फ्रॉथ है, बट मोटा मोटी बहुत सारा फ्रॉथ निकल गया है और वैल्यू बहुत जगह इमर्ज हुई है. सो अगेन ये स्टॉक पिकर्स मार्केट ऑब्वियसली, कि आपको हर मार्केट में स्टॉक पिकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ब्लैंकेट कॉल नहीं ले सकते मार्केट पे, बिकॉज अभी भी मार्केट में देयर आर स्टॉक्स विच आर वेरी ओवर वैल्यूड. आप वो ले लोगे तो आपका रिटर्न नहीं आएगा शायद, बट इफ यू आर वैल्यू फोकस्ड. अब हम जो भी बात कर रहे हैं आज, ये बेसिकली फ्रॉम अ वैल्यू इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से बात करें तो वैल्यू एज इमर्ज. और मैंने और कुछ ट्वीट्स की थी वेरी सिंपल पैरामीटर के भाई 100 पी के ऊपर कितने स्टॉक्स है, 50 पे कितने हैं, लेस देन 15 पे कितने हैं. तो वो मैं एक 1.25 साल से वो एक थ्रेड रन कर रहा हूँ. मैंने 3-4 अपडेट्स दिए. तो ओवर अ पीरियड आपने देखा होगा उसमें के द लेस देन 15 का बकेट जो है दैट इज काइंड ऑफ इंक्रीज ओवर अ पीरियड. सो दैट टेल्स के वैल्यू इज इमर्जिंग. ओके, ये और जा सकता है 1-2 क्वार्टर, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज देयर इज इनफ वैल्यू देयर नाउ फॉर यू टू इन्वेस्ट. तो ओवर अ पीरियड फ्रॉथ कम हुआ है. और कितना रिटर्न आएगा वो तो नहीं पता है मुझे, लेकिन बोलते हैं ना बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट टाइम डोंट कम टुगेदर. आपको बेस्ट प्राइसेस कभी मिलते हैं जब टाइम खराब हो. दैट इज द ओनली वे. एंड जो बोलते हैं ना कि रेड, हम लोग रेड देख के हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं स्क्रीन पे, रेड देख के, पोर्टफोलियो रेड देख के. बट हाइंडसाइट में आप जब भी एनालाइज करोगे, जब ये दौर आता है, यू विल ऑलवेज सी दैट दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. ये मतलब सो मेनी साइकिल्स, सो मेनी डाउन टर्न्स में हमने देखा है ओवर अ पीरियड. ओके, अब ये है कि और पेन हो सकता है, यस हो सकता है. आपका व्यू क्या है? आपका व्यू 2 साल, 3 साल, 5 साल का है, इज अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट, एज सिंपल एज दैट. बट बट प्रॉब्लम एक ही है, हम सबको है ना बॉटम पे खरीदना है और टॉप पे निकलना है, विच इज आई थिंक एन अनजस्ट क्वेस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल. ओनली हो नहीं सकता ऐसा. तो आप अगर कर रहे हो तो पीरियडिकली आप डिप्लॉय करना शुरू बिल्कुल करना चाहिए ये ऐसी मार्केट्स में. एंड तो हिस्ट्री टेल्स यू कि आपका पैसा बनता ही है जब डाउन मार्केट्स हो, उसमें इन्वेस्ट करोगे. बड़ा पैसा तो तभी बनता है. तो अभी आप रेकमेंड करोगे दैट दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द यस, मार्केट्स? एब्सोल्युटली. एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स? आप वो भी ट्रैक करते हो? यूएस, चाइना, इतना ब्राजील, नहीं, एक्सेट्रा? मतलब यूएस में कैसा है, बहुत ही मार्केट एक मैक्स 7 की तरफ आ गया है, बाकी पूरा मार्केट को इग्नोर किया जा रहा है. एंड अगेन लॉट ऑफ दी स्टॉक्स आर or especially with all this AI capex which these guys are doing, which I am not comfortable with, to be honest. So I would not look at it. That is for me. I'm not qualified enough to give too much knowledge on that. But me personally, because of all this capex which they are doing, which I think will not generate the returns. Uh, ऐसा मेरा व्यू है अभी भी, बिकॉज AI
see, being a software engineer, I do understand all this. I think AI will disappoint a lot of people. It will disappoint the optimists. It will disappoint the pessimists also. There will be some impact for AI for sure. बट जितना ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं उतना बिल्कुल नहीं होने वाला है और जो पेसिमिस्ट उसको डिस्काउंट करते हैं वो भी नहीं होगा इट विल बी समवेयर इन द मिडल देयर विल बी some resets which will happen but lot of capital will get burned in AI. That is what I am sure. So do you think that is negative for the stock markets? It will be negative for the US markets is what I think क्योंकि Okay. वो लोग ज्यादा कर रहे हैं उसमें द काइंड ऑफ कैपेक्स और हम लोग देख ही रहे हैं ना दिस इज द सर्कुलर ट्रेडिंग विद मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से चिप खरीद रही है वही उसी में इन्वेस्ट कर रही है ये सब जो चल रहा है आई एम एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट मतलब पैसा तो है नहीं लेकिन सर्कुलर वे में एक दूसरे से सब कर रहे हैं मतलब वो आप मेरे से चिप खरीदो मैं आप में इन्वेस्ट करूंगा ये सब चल रहा है तो दैट इज नॉट प्रूडेंट मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है एंड इसमें आपने पोजीशन साइजिंग की बात की थी इन योर प्रीवियस एग्जांपल सो हाउ डू वी रिटेल इन्वेस्टर्स डू आवर पोजीशन साइजिंग प्रॉपर्ली एंड अप्रोक्सीमेटली लाइक कैसे कन्विक्शन लेना है कि ओके इतना परसेंटेज एलोकेशन करना है ये स्टॉक में कैसे करना है So again, I would say generally for most people, a 20 stock portfolio is good enough. मेरे ख्याल से 15 से 20 stock is good enough. So आप फिर equal weighted कर लोगे तो 5% हर stock में करना चाहिए. But obviously there will be some where you can do a 8% or a 10%, some where you will be 2-3% ऐसा हो सकता है. But generally what I would suggest is कि 15 to 20 stock portfolio रखना चाहिए so that you have enough diversification. Because so a lot of people will say and you will see a lot of examples of where people were invested in one stock, two stocks and made huge. But वो सर्वाइवर सही बायस है उसमें अगर आपके वो दो स्टॉक में से कोई ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो यू आर आउट ऑफ द मार्केट परमानेंटली तो वो रिस्क मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए अगेन पर्सन टू पर्सन सो आई वुड से 15-20 stock is a good portfolio to have for most investors. Uh, for somebody like me, it will be a bit higher because I do take a basket. For example, मुझे शुगर अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है पहले मैं 7 स्टॉक करता था, अभी मैं शायद 3 करता हूँ, 4 करता हूँ। बट आई विल स्टिल हैव दैट। तो आपको लगेगा कि यार 4 स्टॉक है ये, तो दूसरी साइकिल में और 4 स्टॉक है, तो आपको लगेगा अरे इनके पास तो कितने स्टॉक्स है। बट फॉर मी दैट इज़ वन पोज़ीशन। ओके। एंड ये जो हाँ। 4 स्टॉक्स भी हो गए जैसे शुगर के केस में तो ये 4 मतलब बेस्ट 4 स्टॉक्स हो गए टॉप 4 बाय मार्केट कैप या नहीं, कोई भी नहीं, 4 या नॉट कैसे नेसेसरी, सिलेक्ट नॉट करोगे आपके नेसेसरी। 4? अगेन सो आई थिंक एक बात चीज पे हमने बात नहीं करी मतलब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर ओके एंड प्रोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है सो वो चार सब टॉप 4 के ही प्रोमोटर अच्छे हैं ऐसा जरूरी नहीं है Yeah. ओके देयर कुड बी डाउन द लाइन लेट्स से वो सेक्टर में 25 स्टॉक है 20वां वाला जो मार्केट कैप में हो सकता है वो प्रोमोटर भी बहुत अच्छा हो बिकॉज मे बी ही केम लेटर उसके पास कैपिटल नहीं था या जो भी वट एवर रीजन की वजह से ही 20th बट उसमें पोटेंशियल है क्या वो प्रोमोटर अच्छा इनफ है क्या वो जा सकता है टॉप 5 में आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा तो उधर बनेगा इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट तो इट्स नॉट नेसेसरली बाय मार्केट कैप इट इज मोर ऑफ विद प्रोमोटर एंड वैल्यूएशन उसमें देखना है मेरे हिसाब से बट देर आर सर्टन सेक्टर्स में नाम तो नहीं लूंगा जैसे पॉलीफिल्म देयर आर सर्टन स्टॉक्स व्हिच आई विल नॉट इन्वेस्ट ओनली मतलब इवन दे बीइंग वेरी लार्ज और टॉप में होते हैं लेकिन उसका प्रोमोटर अगर अच्छा नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा और वो है एग्जांपल्स आई कांट नेम द स्टॉक्स एंड ऑल Yeah. बट सो आई गिवन यू द सेक्टर पॉलीफिल्म्स उसमें ऐसे है कि जो टॉप मतलब टॉप में से कुछ टॉप 5 में से यू विल फाइंड 2 प्रोमोटर्स हु आर नॉट वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग तो आप नहीं करोगे उसमें मतलब आप देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द अदर्स एंड इसमें जैसे आपका एक और रूल है कि देयर इज अ 25% कैप पर कमोडिटी थीम तो इसका क्या मीनिंग है? हाँ यही है कि भाई यू आर नॉट एक्सपोज टू वन सेक्टर टू मच क्योंकि साइकिल कब टर्न होगी और सी देर आर सम इन्वेस्टर्स हु आर वेरी निम्बल ओके आई एम अ वेरी लेजी काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु बाय सिट्स फॉर लॉन्ग टाइम मैं इतना निम्बल नहीं हूँ कि भाई यार ये टर्न हो गया तो मैं निकल जाऊंगा तुरंत ये वैसा मेरा से मैं नहीं करता हूँ आई जनरली लाइक टू होल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ऑल और मेरा एग्जिट्स ये बहुत सारे लोग हैं ना बोलते हैं 100% कैश में आ गया मेरे से वो नहीं हो सकता है
नहीं होता है मेरे से. You have to understand yourself also. What's So the average holding period of your stock? I think 3-4 years तो आराम से Okay. होगा. And what Hmm. proportion of your wealth would you sit on cash right now? कितना percent होगा? नहीं, I have very little cash. अच्छा, तो पूरा Almost invested है. invested. तो आपका asset allocation कैसे होगा? पूरा equities या debt या fixed income, नहीं, real I estate? don't have fixed income. I have some arbitrage funds, but वो that is for basically next 3 years में मुझे जो लगने वाला है वो सब पैसा है basically for my spending. Okay. जो भी लगेगा मतलब कुछ हो सकता है कि एजुकेशन के लिए हो या वेडिंग के लिए हो, वो पैसा मैंने साइड में रखा हुआ है. ओके. और एक सर्टन अमाउंट जो मेरे को नेक्स्ट 3 साल के लिए इवन इफ आई डू नथिंग, ओके, तो मेरा घर चलना चाहिए प्रॉपरली, वो पैसा साइड में रखा हुआ है. उसके अलावा एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज. आई डू हैव अ रियल एस्टेट दिस थिंग बिकॉज I have a real estate business also. So maybe I think 10% of my assets will be in real estate. Land है, थोड़ा properties है, जो भी है वो. But 90% will be in equities. That is how I am. I have no मतलब gold में नहीं है, silver में नहीं है, no precious metals, and I'm in equity. If I have to do precious metals, if I'm bullish on, I'll buy stocks in precious metals. अगर मुझे मिले तो मैं so commodity कोई भी अच्छी लगेगी, be it special metal, I would want to play it through the equity markets rather than the specific commodity. और ये मैंने नोटिस किया है, जैसे वो शुगर का जो हम लोग 2015-16 की बात कर रहे थे, तो आप जो अंडरलाइंग कमोडिटी थी शुगर, so sugar went up by only 40%. लेकिन my basket of that 5 stocks gave me a 7x return, 700%. तो आपका कमोडिटी वो रिटर्न कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है दे नहीं सकती. सो इवन आई थिंक गोल्ड में अभी इंडिया में तो कोई ज्यादा ऐसे प्ले मुझे कुछ है नहीं है, बट वी सी इंटरनेशनल प्लेयर्स, जितना गोल्ड बढ़ा उससे बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको गोल्ड माइनिंग कंपनीज ने दिया होगा. ओके, सो you can be bullish on a commodity and play it not through the commodity but through underlying businesses in that. Yeah. Gold mining companies के examples क्या होंगे? यहाँ नहीं, I am not invested in any here because मुझे कोई मिला नहीं. But इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर होंगे. मैं I don't invest too much outside, तो but I had seen some, I don't remember the name, but there are some companies which are given tremendous returns. बिल्कुल. 2020 और आपको वो करना है तो आप commodity की जगह आप for example you can buy gold bees और silver bees आप ले सकते हो. तो वो भी एक ऑप्शन है, मतलब that is in a way equity. Yeah, mutual funds basically, ETFs के थ्रू. तो 2026 में आपको क्या लगता है, ये जो भी अभी सेक्टर्स है, जो एक एक करके सेक्टर में पूछता हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें अप साइकिल चल रहा है या डाउन साइकिल चल रहा है? तो अगर मैं पेपर की बात करूँ तो सो पेपर इज इन डाउन साइकिल, बट आई थिंक वर्स्ट इज ओवर एंड यहाँ से सुधरेगा ऐसा लग रहा है. आसार तो है. शुगर आई हैव ऑलमोस्ट स्टॉप इन्वेस्टिंग बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतना ज्यादा हो गया है उसमें, तो शुगर इज नो लॉन्गर, इट इज अ पॉलिटिकल कमोडिटी नाउ. ओके, और सिचुएशन ऐसा हो गया कि अच्छे टाइम पे गवर्नमेंट बहुत कमाने नहीं देगी और खराब टाइम में आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी. ये हो रहा है. सो इफ यू सी दैट कि एथेनॉल के प्राइसेस शुगर के कितने सालों से मतलब ऐसा लग रहा है कि बढ़ेंगे, बट बड़ा बिल्कुल भी नहीं है. सो फॉर देम इट डजंट मेक सेंस टू प्रोड्यूस एथेनॉल फॉर एग्जाम्पल. तो बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल्ड है पॉलिटिकली, इसीलिए वो मतलब अप साइकिल डाउन साइकिल में कोई पैसा बनता नहीं है ज्यादा. तो शुगर इज वन कमोडिटी विच आई हैव काइंड ऑफ गिवन अप टू बी ऑनेस्ट. तो आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन शुगर राइट नाउ एंड आई हैव नो इंटेंशन टिल दिस थिंग्स चेंज. मतलब आप देख लोगे कि बिल्कुल एसएपी एफआरपी वो तो सब बढ़ रहा है, लेकिन शुगर के प्राइस नहीं बढ़ पा रहे. जो सपोर्ट चाहिए अच्छे टाइम, मतलब अच्छे टाइम में पैसा कमाने देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. और बुरा टाइम तो मतलब इतना नहीं था, पर बुरा टाइम आएगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी, ये बात भी पक्की है. इन द पास्ट दे हैव सपोर्टेड आल्सो, बट देन फिर आपका पैसा नहीं बनता है इसमें. अगर अच्छा टाइम आए और आपको प्राइसेस नहीं मिले तो, और ये साल तो ऐसे भी शुगर का प्रोडक्शन बहुत एबंडेंट है. ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ट इज बिहाइंड आई थिंक,
बट यहाँ से आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं. सेक्टर विल स्टिल डू वेल बिकॉज देयर इज ह्यूज डिमांड. शायद 1-2 साल तो अच्छे लग रहे हैं, और उसके बियॉन्ड आई कांट टेल. ओके, बट हाँ, डिमांड है अभी भी सेक्टर में. केमिकल्स? हाँ, केमिकल्स कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो केमिकल्स, जैसे मैं बताया, पोस्ट कोविड उसके बाद जो डाउनटर्न आया, और उसके बाद चाइनीज डंपिंग, और ये मतलब टू बी ऑनेस्ट आई हैव आल्सो गॉन रॉन्ग इन दैट सेक्टर, के मुझे लगा कि अभी टर्न होगा, लेकिन नहीं हुआ इवेंचुअली बिकॉज चाइनीज डंपिंग कंटिन्यूड. अब एक चीज हुई है, एंटी इन्वॉल्यूशन ड्राइव चाइना के शुरू हुई है, कुछ सम 249 प्रोडक्ट्स में उन्होंने लाया है वगैरह. सो आई थिंक वो हो रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट कर रही है, और जो उनको बेसिकली वैट रिबेट्स और जो कुछ भी ये दे रही है, वो निकाल रही है. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, ये लोग इतना माल बना रहे और ये कर रहे, बट दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी. सो कहीं ना कहीं देयर इज सम रियलाइजेशन के भाई इट इज रेस टू बॉटम. तो ये एंटी इन्वॉल्यूशन ड्राइव शुरू हुआ है. वी हैव टू सी ना, अगर ये हो गया तो बहुत सारे जगह पे चाइनीज डंपिंग कम हो जाएगी मुझे लगता है, और प्राइसेस बढ़ेंगे. तो देन केमिकल प्राइसेस कैन बिकम बेटर एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है. ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर. यू हैव टू वॉच व्हाट चाइना इज डूइंग क्लोजली. कैपिटल गुड्स? सो कैपिटल गुड्स में तो आई थिंक इट विल डू वेल ऑब्वियसली. मतलब ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द सेक्टर्स, मतलब विद इन कैपिटल गुड्स एंड ऑल दैट. तो कैपिटल गुड्स अच्छा करेगा. फाइनेंशियल्स? आई एम वेरी सो financials is something where I have the highest weightage right now in my क्यों? this thing. I think there is enough value available. Lot of stocks available at very decent valuations. Since I'm invested, I'll not be able to name too many, but a lot of banks, lot of NBFCs are at very, very decent valuations according to us. There are few turnaround companies, capital marketplace, which I like, and so that is one sector I like a lot. And plus the MFI crisis is behind us, so that segment. Microfinance institution. हाँ. क्या है वो क्राइसिस? So बेसिकली एनपीएस बढ़ गए थे बिल्कुल, बहुत सारा वो जेएलजी मॉडल था वो पूरा ब्रेकडाउन हो गया वगैरह. सॉरी, कौन सा मॉडल था? जॉइंट लैंडिंग ग्रुप क्या होता है? जो था बेसिकली, सो ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, उनको लैंडिंग करते थे वगैरह. तो वो मॉडल जो था वो ब्रेक हो गया बेसिकली नाउ. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज, सो एक और चीज हुई है, एमएफआई वाले अभी जो एमएफआई के कस्टमर्स है उनको अभी बिकॉज ऑफ ऑल दिस things happening where NPS rose, these companies pulled back. तो लोन मतलब इनकी बुक्स भी सिंक हुई है एक्चुअली एमएफआई वालों की, बिकॉज देंगे और पैसे नहीं आएगा तो यार क्यों दे, वैसा है. तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड ओवर द लास्ट 1.5 years, बहुत कुछ हो गया, तो ये हो गया. तो अभी ये सब जो एमएफआई वाले हैं वो एक्चुअली एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, विच इज गोल्ड लोन. तो ये लोगों के पास जो गोल्ड था वो ये लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं अभी बहुत सारे एमएफआई वाले. सो एमएफआई में, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये होगा कि एमएफआई का भी एनपीएस अभी मतलब वर्स्ट इज बिहाइंड, वहां से इंप्रूवमेंट होगा. अब उतना ग्रोथ आएगा कि नहीं दैट आई डोंट नो, जो पहले आता था वगैरह, बिकॉज लॉट ऑफ दीज गाइज वुड हैव एक्चुअली मूव टू गोल्ड लोन्स. और बट यस देयर विल बी हाई क्रेडिट स्कोर वाले लोग होंगे जो है उनको वापस डिमांड में, ये लोग इनका बढ़ेगा तो सही थोड़ा, लेकिन उतना ग्रोथ आएगा जो ये बीच में जब साइकिल टर्न होते थे 40% 50% ग्रोथ इनमें आ जाता था, वो मुझे लगता है नहीं आएगा, बिकॉज लॉट ऑफ देयर clientele would have shifted to gold loans actually. Yeah. Amazing, very insightful conversation. One last question that I ask all my guests, it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Jiten Parmar, what is one question you would like to ask him towards the end? I would ask के आपने इतने साल का एक्सपीरियंस लिया है, इतनी सारी मिस्टेक्स करी होगी, तो क्या चीजें आप नए इन्वेस्टर्स को बताएंगे जिससे कि वो ये मिस्टेक्स जो आपने करी है वो नहीं करे? तो क्या चीजें आप नए इन्वेस्टर्स को बताएंगे जिससे वो मिस्टेक्स ना करे? आई थिंक आपने बता ही दिया है लास्ट 1.5 hours में काफी चीजें. हाँ, तो सो हम लोग बेसिकली, सो वन थिंग इज, दो चीजें मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग करते हैं. वन इज, एक तो लॉस एवर्जन बहुत होता है, मतलब समाउ हर इन्वेस्टर का, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ,
एक होता है कि कुछ लॉस में बेचना है ना तो ईगो हर्ट होता है हमारा, ये फैक्ट है। ओके, लॉस में बेचना यानी सबसे डिफिकल्ट काम है। इट इज अक्रॉस द बोर्ड, यू विल सी दैट लॉस में बेचना, मतलब इवन फॉर बिग इन्वेस्टर्स का ये होता है कि यार मेरा भाव आ जाएगा तो बेच दूंगा। तो लॉस एवर्जन जो है, आई ऑल्सो लर्न इट वेरी डिफिकल्ट वे कि भाई यार मिस्टेक है या डिस्ट्रप्शन हो गया, दो केस, लॉस है तो भी बेचो, डोंट लुक एट द प्राइस। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना है, बिकॉज लॉस लेने को नहीं आएगा अगर आपको, तो आप कंप्लीट इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते हो। हर इन्वेस्टर मिस्टेक करता है, बड़े में बड़ा इन्वेस्टर इंक्लूडिंग वॉरेन बुफे भी मिस्टेक्स करते हैं, पर वो निकल जाते हैं। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि आपके विनर्स को बड़े बनाओ एंड कट लूजर्स एज सून एज यू कैन। तो पैसा उसी में बनता है बड़ा। तो सो लॉस एवर्जन इज वेरी, और ये कब का होगा जब आप, नहीं तो आपके पास इतने स्टॉक्स हो जाएंगे लॉस वाले, आप बैठे रहोगे बेचोगे नहीं तो आप नए ले नहीं पाओगे ना। तो लॉस लेते आना चाहिए। दूसरा है फोमो, फोमो में मत इन्वेस्ट करो। ऑफन हम लोग बोलते हैं ना 100 रुपये में अच्छा था, किसी ने बोला नहीं लिया मैंने, 120 हो गया, अरे यार अभी तो बढ़ गया, अभी नहीं थोड़ा नीचे आएगा, लोग 150 हो गया, अरे यार मैंने तो मिस कर दिया, 100 में बोला था। फिर वो जाके जब वो 200 हो गया तब आप बोलेंगे यार ये तो साला निकल गया, अभी तो ले लूँ, और वो टॉप निकलता है। ओके, तो आप लोग फोमो में आके अगर कुछ करोगे, और स्ट्रीट कोई भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कब होती है, जब वो नियर टू द टॉप ही होता है। ओके, हाईएस्ट वॉल्यूम्स यू विल ऑलवेज फाइंड के टॉप के इसमें ही है। तो आपको फोमो नहीं करना है, वैल्यूएशंस को रिस्पेक्ट करना है कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे वैल्यूएशन रेंज में है तो ही खरीदूंगा, नहीं तो पेशेंटली। यू वोंट बिलीव, सो मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल्स इज माय हाईएस्ट वेट। आई थिंक 3 or 4 years back a sector like financials had zero weightage in my portfolio. ओके, क्यों? क्योंकि साइकिल ठीक नहीं था और वैल्यूएशंस ठीक नहीं थे। आई विल सिट आउट, आई वेटेड। तो हम लोगों ने, मतलब आई विल टेल कि हम लोगों ने कंपनीज रेकमेंड, हमारे सर्विस थी तो वी एक्चुअली वेटेड। इवन ऑरम कैपिटल के सर्विस में भी देयर वाज 0 स्टॉक्स इन फाइनेंशियल्स, बट व्हेन टाइम केम वी रेकमेंडेड 5 स्टॉक्स फ्रॉम फाइनेंशियल्स। ओके, तो आपको वेट करना है। वी वेटेड फॉर 2-3 years फॉर द राइट प्राइस। तो आते हैं, कभी कभार नहीं भी आते हैं तो छोड़ दो यार, देयर आर सो मेनी, मतलब ये स्टॉक मार्केट में इतनी बसेस है, आप एक बस छोड़ दिए तो दूसरी मिलेगी आपको। कोई मतलब उसी बस में चढ़ना ऐसा जरूरी नहीं है, वही स्टॉक से पैसा कमाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, वही क्वालिटी स्टॉक एकदम बोलते हैं ना बेस्ट स्टॉक से पैसा बनाना ये भी जरूरी नहीं है, अच्छे स्टॉक से पैसा बनाना जरूरी है। जहाँ वैल्यूएशन अच्छा हो वहाँ पैसा ज्यादा बनता है, ये मेरा मानना है। What is that one quote that always keeps you motivated? सो इन्वेस्टिंग शुड बी पीसफुल। आपको रात को नींद आनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो के साथ में। या बहुत लोगों को नींद उड़ जाती है इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट जब क्रैश होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसफुल स्लीप once you are into Absolutely, investing. मतलब nothing should come at the price of your sleep. Right. Amazing. Thank you so much once again for doing this. बहुत मजा आया, आपसे बहुत सीखना मिला, एंड आई थिंक आज पूरा एक मास्टर क्लास हो गया सिक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर, प्लस मार्केट साइकिल्स के ऊपर, बिजनेस साइकिल्स के ऊपर। कीप अप द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन ट्विटर एज वेल एज Aurum Capital, and we look forward to your tweets, and thank you so much for educating all of us and my audience who's watching this. Wish you the best and thank you so much. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.